वेल सो दोस्तों, चलिए अब हम हमारा क्वेश्चन या डिस्कशन स्टार्ट करेंगे रिगार्डिंग टू जीएसटी। जो मेरे साथ डेली बेसिस पे क्लास देख रहे हैं तो मैं उनको ये बता दूं। सबसे पहले तो मुझे बताओ मेरी आवाज़ वगैरह क्लियर आ रही है ना? हाँ। जो मेरे साथ डेली बेसिस पे लेक्चर देख रहे हैं तो क्वेश्चन यार का बुक अभी तक मैंने डिस्पैच नहीं किया होगा, तो आपको आपके लॉगिन में उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। लेकिन जो ये लेक्चर ओडीपीडी में एक महीने बाद देखेंगे अपने हिसाब से, तो उनको तो सारी बुक एक साथ मिल गई होगी। तो क्वेश्चन एयर बुक 1 जो है जीएसटी का, हम यहाँ डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। चलिए, आर यू रेडी? यस और नो? तो दोस्तों हम अभी जो है ओके अराउंड 10 क्वेश्चंस जो है हम यहाँ पे आज जितना भी डिस्कशन हमारा हुआ उसके बेस पे 10 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। आपके सामने बुक रखिएगा। अ, ये क्वेश्चन है डिस्कशन करते वक्त, और आप भी जब फर्स्ट टाइम पढ़ते हो तब एक प्रिंसिपल याद रखिएगा तो आपको पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी। कौन सा प्रिंसिपल आपको याद रखना है? पहला प्रिंसिपल आपको ये याद रखना है कि सडनली रिकॉल करने की कोशिश मत करना कि भाई आपको सब कुछ याद आ जाए, ऐसा रिकॉल करने की कोशिश मत करना, ठीक है? रेगुलर बुक ओपन करना, कॉन्सेप्ट को देखना, क्वेश्चन देखना, कॉन्सेप्ट को देखना, फिर मैपिंग करना, फिर क्वेश्चनर में जैसे रेगुलर बुक तो ठीक है, मैंने उसको बहुत अच्छे से अरेंज करके दिया है, लेकिन रियली आप सीखोगे एग्जाम में कैसे लिखना चाहिए ये क्वेश्चनर से, इसलिए क्वेश्चनर आपका पढ़ना जरूरी है। दूसरा, क्वेश्चनर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कोशिश करूंगा या मैक्सिमम क्वेश्चन लो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों? तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर अब हमारा डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे। डन? यस और नो? बोलिए यस सर। अगर हम देखें तो पहला चैप्टर, चार्ज ऑफ टैक्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, आपके रेगुलर बुक में तो पहले दो जो चैप्टर है उसको मैंने कंबाइन कर लिया है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि ये चैप्टर नंबर और आपके रेगुलर बुक के चैप्टर नंबर मैच ना हो, ठीक है? क्योंकि ये मैंने कभी कभी मर्ज करके भी बनाया है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई भी मैंने इसमें ले लिया है। चलिए, अगर आप देखते हैं तो अराउंड 28 क्वेश्चंस हमें देखने हैं, जिसमें हमारे स्टडी मैट में जो क्वेश्चंस दिए सारे क्वेश्चंस मैंने ले लिए। एग्जामिनेशन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो भी ले लिए। आरटीपी मॉक टेस्ट पेपर के पिछले 4-5 साल में जितने भी अच्छे क्वेश्चंस है वो ले लिए। और अदर क्वेश्चंस जो मैंने बनाए हुए, जो मुझे लगता है जिसके ऊपर सवाल आपको पूछा जा सकता है, वो मैंने यहाँ लिए। दोस्तों मैं आपको कहूँ तो मेरा क्वेश्चन इनफ है, मोर देन इनफ है। यानी आप अगर रेगुलर बुक, पहली बार रेगुलर बुक और क्वेश्चन पढ़ते हो तो इनफ, उसके बाद में मेरी चार्ट बुक और क्वेश्चन पढ़ते हो तो भी इनफ है। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की वैसे कोई भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपके आने वाले अटेम्प्ट की करंट आरटीपी जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आपके अटेम्प्ट की आरटीपी ऑब्वियसली इसमें कवर नहीं रहेगी आने वाले अटेम्प्ट की आरटीपी, तो जब भी आरटीपी आएगी तब आपने इसको देखना है। चलो हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन जो फाइनल के मॉक टेस्ट पेपर में अप्रैल 23 में आया था। ओके, एलैबोरेट द डिफरेंस बिटवीन जीरो रेटेड सप्लाई एंड एग्जम्प्टेड सप्लाई। ठीक है, मैंने जीरो रेट सप्लाई आपको बहुत ही सिंपल वे में पढ़ाया था। अगर आप पहले तो एक काम करो, रेगुलर बुक ओपन करो। रेगुलर बुक में जहां तक है आप जाइए यहाँ, यस रेगुलर बुक में जाइए, और रेगुलर बुक में आप जो है, हाँ इसके पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ क्वेश्चन आपको कैसे पढ़ना है। आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन कैसे पढ़ना है ये बहुत जरूरी है, नहीं तो यही नहीं आएगा आपको। पहले दो डिजिट, ये एचएसएन सिस्टम मैं यूज करता हूँ, पहले दो डिजिट जो है वो चैप्टर नंबर, हम पहले चैप्टर पढ़ रहे हैं। दूसरे दो डिजिट जो होते हैं वो कॉन्सेप्ट नंबर, डेफिनेशंस पे क्वेश्चंस हैं। तीसरे दो डिजिट्स जो होते हैं वो क्वेश्चन नंबर, यानी मेनली क्वेश्चन नंबर ये होता है। लेकिन अगर आप मेरे टीम को, रिसर्च टीम को अगर आप ये कोड भेज देते हो तो उनको समझ जाता है आपके कौन से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है। ओके, और ना यहाँ पे कंसेप्चुअल और प्रैक्टिस क्वेश्चन, सीसीपी का मतलब है कंसेप्चुअल, ओके, क्लैरिटी और प्रैक्टिस क्वेश्चन के बेस पर हमने लिया है। ये दो लास्ट के दो डिजिट्स किस लिए? तो लास्ट के दो डिजिट इसलिए है कि अगर मुझे उस क्वेश्चन से रिलेटेड फ्यूचर में कभी ऐड करना रहे तो फिर वहां पे नंबर आते हैं, मतलब 01 के टाइप का एक क्वेश्चन ऐड करना है तो फिर उसके नीचे वो लास्ट के दो डिजिट्स यूज किए जाते हैं। ओके, पर अभी तो आपका क्वेश्चन नंबर 01 ही रहेगा। चलिए, अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है आपका चैप्टर 1 जो था इंट्रोडक्शन एंड लेवी ऑफ जीएसटी, उसमें आखिरी वाला पेज अगर आपको याद होगा, जीरो रेटेड सप्लाई, वो ओपन करो। चलो ओपन करो 2 मिनट के लिए। अगर आप वो ओपन करते हो तो वो सिचुएशन में
जीरो रेटेड सप्लाई सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में मैंने डिफाइन किया था। सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में, वैसे तो जब आईजीएसटी एक्ट हम पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में उसको पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जीरो रेटेड सप्लाई मतलब अगर आप एक्सपोर्ट करते हो या आप एसईजेड को सप्लाई करते हो तो वो सप्लाई को गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिया है। ओके, और एग्जम्प्टेड सप्लाई, तो अगर आपको इसको और अच्छे से समझना है तो आप चार्ट पे जाइए। मैंने चैप्टर 2 में जब डेफिनेशन पार्ट पढ़ाया था तो उसमें टैक्सेबल सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, एग्जम्प्ट और नील रेटेड सप्लाई का चार्ट ओपन करो। चलो चार्ट ओपन करो। आप ओपन कर लिया चार्ट जब आप ओपन करोगे तो उसमें देखो मैंने बेसिक डिफरेंस बताया था एग्जम्प्टेड सप्लाई एंड जीरो रेटेड सप्लाई का। लेकिन अब देखो क्वेश्चनर पढ़ने का फायदा क्या है, वहां तो आप बेसिकली कॉन्सेप्ट को समझ गए, लेकिन जब तक क्वेश्चनर, जैसे एग्जाम में क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कितने पॉइंट पे एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे ये मॉक टेस्ट पेपर में एक्सपेक्ट किया है तो कितने पॉइंट पे एक्सपेक्ट किया जाता है, इसलिए आपको ये क्वेश्चंस देखने बहुत बहुत जरूरी है। ओके, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आगे चलिए। तो मैंने तब भी पढ़ाया था और अभी भी आपको समझा देता हूं, तो दोनों बातें हमारी अच्छे से कवर हो जाएगी। एग्जाम सप्लाई मींस सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विस बोथ विच आर अट्रैक्ट नील रेट ऑफ टैक्स और विच इज ओनली एग्जाम्प्ट या नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ये डेफिनेशन है। ओके, नील रेट, एग्जाम्प्ट और नॉन टैक्सेबल सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई मतलब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज या सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू एसईजेड, ये तो बेसिक डिफरेंस है। फिर आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि ये तो सर ने बता दिया, अब हम क्या लिखें। अब देखो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ बड़े जनरल आंसर लिखेंगे ओके, और आपके कोई डाउट्स क्वेश्चंस हो गए तो मैं बीच में एंटरटेन नहीं करने वाला हूँ जब तक मैं आपको ये ना कहूँ ओके कि भाई आप डाउट और क्वेश्चन जो है आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे यस, जीरो रेटेड सप्लाई, no tax is payable on outward exempted supply. However, the input supplies used for making exempt supplies are taxed. Okay, outward exempt supply, हाँ, अब ये पॉइंट वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं मॉक टेस्ट पेपर में कि आपके आउटवर्ड एग्जाम सप्लाई पे कोई टैक्स नहीं आएगा, लेकिन आपने एग्जाम सप्लाई बनाने के लिए अगर कुछ इनपुट खरीदे या इनपुट सर्विस खरीदे तो उसके ऊपर टैक्स आता है और उसका क्रेडिट भी नहीं मिलता है। ओके, दूसरा एक डिफरेंस जो बहुत अच्छा है जो आगे मैं कवर करूंगा, नो टैक्स पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई बट आईटीसी इज अवेलेबल। अब दोनों में ये आईटीसी वाला डिफरेंस समझ लो, अगर आपका आउटवर्ड सप्लाई एग्जाम्प्ट है तो आपको आईटीसी के क्रेडिट नहीं मिलते हैं, सिंपल वे में समझाओ तो। लेकिन जीरो रेट सप्लाई है तो आपके आउटपुट पे आपको टैक्स देना नहीं पड़ता है, और उसके लिए यानी एक्सपोर्ट के लिए अगर आपने कोई इनपुट खरीदा या इनपुट सर्विस खरीदा तो उसके क्रेडिट भी मिलते हैं और आगे तो पड़ा होगा उसके रिफंड भी मिलते हैं। तो आपको आपसे इंस्टीट्यूट ये पॉइंट भी एक्सपेक्ट करती है, सिर्फ डेफिनेशन नहीं है, मॉक टेस्ट पेपर में ये भी पॉइंट आपसे एक्सपेक्ट करती है। नेक्स्ट, क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स नीड टू बी रिवर्स इफ टेकन, नो आईटीसी इज अलाउड ऑन एग्जम्प्टेड सप्लाईज। अगर आपने आईटीसी ले लिया होगा तो आपको उसका क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा, लेकिन क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स में भी अवेल फॉर मेकिंग जीरो रेटेड सप्लाईज इवन इफ सच सप्लाईज इज एग्जाम सप्लाई, आईटीसी इज अलाउड ऑन जीरो रेटेड सप्लाई। आपको क्रेडिट भी मिलता है और आगे तो मैं पढ़ाऊंगा जीरो रेट सप्लाई के लिए जो आईटीसी होते हैं ओके उसके रिफंड भी आपको मिलते हैं, रिफंड भी आपको मिलते हैं। चलिए नाउ नेक्स्ट, value of exempt supplies for apportionment of ITC shall include supply on which recipient is liable to pay tax under reverse charge basis, transaction in security, sale of land। okay, ये detailed discussion in ITC, detailed discussion in ITC chapter, ये मैं ITC चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा। ओके, ये डिफरेंस में आईटीसी चैप्टर में पढ़ा होगा। वेयर जीरो रेटेड सप्लाई शैल बी एडेड अलोंग विद टैक्सेबल सप्लाईज फॉर अपॉर्शनमेंट ऑफ आईटीसी। ये अभी नहीं समझेगा, जब आईटीसी चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें मैं आपको लूंगा। उसके बाद में पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिवली इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग गुड्स और सर्विस और बोथ दैट आर नॉट लायबल टू टैक्स और ओनली एग्जाम अंडर जीएसटी शैल नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, बट पर्सन एक्सक्लूसिव एग्जाम मेकिंग जीरो रेटेड सप्लाई नीड टू रजिस्टर ओके एज रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी और आईजीएसटी। अब ये वाला पॉइंट समझ लो, सेक्शन 23 रजिस्ट्रेशन चैप्टर में आता है और आपको ये लिखना होगा, तो ये सेक्शन 23 है। सेक्शन 23 ये कहता है कि अगर आप एक्सक्लूसिवली, सुनना, अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई में एंगेज होते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। ओके, वो सेक्शन 23 में हम देखेंगे। लेकिन ओके, मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप जीरो रेट सप्लाई करते हो, सिर्फ आप एक्सपोर्ट करते हो तो एक्सपोर्ट इंटरस्टेट माना जाता है आईजीएसटी एक्ट के अंदर, और अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हो तो सेक्शन 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, और यहां रजिस्ट्रेशन लेना इसलिए पड़ता है क्योंकि आपको रिफंड भी क्लेम करना है। ओके, तो 5 पॉइंट्स इंस्टीट्यूट ने एक्सपेक्ट किए। अब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया और आपने अगर सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखे तो आपको मार्क्स इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। सर पर आपने तो ओके 2 ही पॉइंट्स लिखा है, वो तो चैप्टर 1 में लिखा है, आगे तो क्वेश्चन और डिफरेंस आएंगे। ओके, इसलिए क्वेश्चन आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, तो आपके 5 पॉइंट किसके ऊपर आएंगे? पहले
पहला पॉइंट दोनों का डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस मीनिंग पे। अब समझाओ अपने आप को समझाओ। दोनों मीनिंग का डिफरेंस लिखेंगे, दूसरा हम ओके आईटीसी का डिफरेंस लिखेंगे, तीसरा भी आईटीसी से रिलेटेड डिफरेंस है, चौथा जो है वो भी आईटीसी से रिलेटेड डिफरेंस है, तीनों भी आईटीसी से रिलेटेड डिफरेंस है। फोर्थ नंबर का पॉइंट मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। ओके पॉइंट फोर्थ नंबर का पॉइंट आपको बाद में पढ़ा होगा। और लास्ट जो है ओके यहाँ पे फिफ्थ नंबर का रजिस्ट्रेशन का है। अगर पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 या पॉइंट नंबर 4 में अभी भी कंफ्यूजन होगा तो डोंट वरी, हम देखेंगे आईटीसी चैप्टर में बहुत डेप्थ में और बहुत अच्छे से आपको पढ़ा दूंगा। तब आप कहोगे सर सही बोला आपने, ओके जो बोला बहुत ईजी बोला, सही बोला। चलो ये एक डिफरेंस था बिटवीन जीरो एग्जम्प्टेड सप्लाई एंड जीरो रेटेड सप्लाई। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आपको एक इंसाइट मिला, ठीक है। बाकी पॉइंट नंबर 2, 3, 4 में कोई क्वेश्चन होगा तो आईटीसी चैप्टर में क्लियर हो जाएगा। डन। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 केस पढ़ते हैं, रेगुलर बुक ओपन रखना, फिर कौन किससे रिलेटेड है ये देखते हैं। मिसेस प्रगति रिसीव्ड अ लीगल सर्विस फॉर अ पर्सनल प्रॉब्लम एंड पेड ₹1,000 paid £1,000 as the legal fees to Miss उन्नति of UK लंदन। इससे क्या समझे? प्रगति यहां पे उसने पर्सनल पर्पस के लिए सर्विस लिया जिसका कंसिडरेशन दिया 1000 और उसने बाहर से ये सर्विस इंपोर्ट की, लीगल सर्विस लंदन से इंपोर्ट की। एक्सप्लेन वेदर अवर एक्टिविटी ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस वुड अमाउंट टू सप्लाई। ख्याल रहे उन्होंने ये नहीं पूछा कि टैक्स आएगा या नहीं आएगा, उन्होंने सिर्फ इतना पूछा कि क्या ये एक्टिविटी सप्लाई बोली जाएगी, सप्लाई बोली जाएगी सेक्शन 7 के हिसाब से। इन अबो केस बोथ ऑफ देम आर रियल सिस्टर। सोचो कि दोनों रियल सिस्टर है, अगर वो केस बदल रहे हैं, नो कंसिडरेशन इज पेड देन विल इट चेंज योर आंसर, ये भी बताओ। फर्दर in above case if both of them are real sister and Mrs. Pragati receive a legal service for her business and she doesn't pay any consideration, then what will be your answer? It has been mostly logical assume that Miss Unnati is wholly or mainly dependent on Miss Pragati। जब भी अगर आपको जरूरत पड़े तो आप ये अज्यूम कर सकते हो कि दोनों डिपेंडेंट है। चलिए अब आप एक काम कीजिएगा, हमने यहाँ पे सेक्शन 7(1)(c) शेड्यूल 1 जाओ उस पेज पे, वहां पे पैरा 4 में आओ, सेक्शन 7(1)(c) शेड्यूल 1 वहां पे पैरा 4 में आओ। ओके आगे सभी लोग चलो। अब वहां पे अगर आते हो तो हमने इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस का एक चार्ट बनाया था और मैंने आपको कंपैरिजन में भी बताया था कि अगर आप सर्विस इंपोर्ट करते हो किसी से भी करो, रिलेटेड से करो, अनरिलेटेड से करो, अगर फॉर कंसिडरेशन इंपोर्ट करते हो फिर बिजनेस के लिए करो या ना करो तो वो सप्लाई बोला जाएगा अगर कंसिडरेशन होगा तो, और वो 7(1)(b) का सप्लाई बोला जाएगा अगर कंसिडरेशन है। फिर हमने क्या देखा था, चलो मैपिंग करो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। फिर हमने क्या देखा था, लेकिन अगर आपकी सर्विस फ्री इंपोर्ट सर्विस होगी तो हमने क्या लिखा था, वैसे तो जीएसटी नहीं आता है, फ्री इंपोर्ट सर्विस पे जीएसटी नहीं आता है, दिखा आपको, हमने लिखा था अगर आपने मेरा क्लास किया होगा। लेकिन यहां पे ध्यान से सुनिएगा, फ्री इंपोर्ट सर्विस रिलेटेड पर्सन से लिया होगा या ओन एस्टेब्लिशमेंट से लिया होगा, रिलेटेड पर्सन या ओन एस्टेब्लिशमेंट से लिया होगा और वो बिजनेस पर्पस के लिए लिया होगा तो फिर जीएसटी आएगा। ओके तो ये पूरा कॉन्सेप्ट कलेक्ट हो गया। अब आपको लिखना कैसे, भाई साहब अगर आप इस तरह से लिखो तो ये सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन है। लीगल प्रोविजन क्या है और उसके बाद में डिस्कशन और कंक्लूजन क्या है आपका, यानी हर ऊपर की केस में आपका कंक्लूजन क्या आएगा। अब आपका सवाल होगा कि सर लीगल प्रोविजन में हमने लिखना कैसे चाहिए। सुनिएगा, लीगल प्रोविजन में हमने लिखना कैसे चाहिए, अगर आपको सेक्शन याद आ गए, मेरे साथ अगर हर कॉन्सेप्ट के चार्ट बनाओगे तो सेक्शन क्या क्लॉजेस और सब क्लॉजेस भी याद आते हैं आपको। अगर आप चार्ट बनाते हो तो आपको अगर 7(1)(b) याद आ रहा है तो जरूर कोट करो, ओके अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। सर नहीं याद आ रहा है तो आप लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो, सप्लाई इंक्लूड्स, यहां से शुरुआत कर सकते हो, सप्लाई इंक्लूड्स इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। उसके बाद में पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 1 याद आता है तो अच्छी बात है, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो ओके इंपोर्ट सर्विस विदाउट कंसिडरेशन, फिर विदाउट कंसिडरेशन पे आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और ओन एस्टेब्लिशमेंट ओके इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। स्टूडेंट कहां गलती कर देते हैं, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस लिखना भूल जाते हैं। ओके सिर्फ इतना लिख लेते हैं कि रिलेटेड से लाया या फिर ओन एस्टेब्लिशमेंट से लाया तो वो डीम सप्लाई माना जाएगा, नहीं भाई ओके वो बिजनेस के लिए होगा तो ही डीम सप्लाई माना जाएगा। अगर आपने ये लीगल प्रोविजन लिख ली तो जो पेपर चेक करने वाला है उसको बहुत मजा आ जाएगा कि चलो आपने उसमें क्लॉजेस भी कोट कर दिए बाय चांस, तो मजा आ जाएगा। ओके उसके बाद में
नाउ नेक्स्ट बेटा, अब वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि भाई उसने पर्सनल प्रॉब्लम के लिए लिया पर कंसिडरेशन दिया। ओके, पर्सनल प्रॉब्लम के लिए लिया पर कंसिडरेशन दिया है भाई। ओके, कंसिडरेशन दिया है तो ये 7(1) में आ जाता है। फिर कोई भी पर्पस के लिए ले, बिजनेस और नॉन बिजनेस कोई भी पर्पस के लिए ले, ये सप्लाई बोला जाएगा। इज इट क्लियर? तो ऐसे सिचुएशन में फर्स्ट केस में ओके, फॉर कंसिडरेशन दैट इट वुड अमाउंट टू सप्लाई, वो सप्लाई बोला जाएगा इवन दो इट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। ओके, अब आपका एक सवाल होगा कि सर आपने पढ़ाते वक्त ये भी पढ़ाया था कि अगर इंडिविजुअल ने अदर देन बिजनेस के लिए लेता है फॉर कंसिडरेशन तो उसको एग्जम्पशन है। हाँ एग्जम्पशन है, और वो एंट्री नंबर 10 ऑफ IGST नोटिफिकेशन में एग्जम्पशन है। लेकिन उन्होंने ये पूछा ही नहीं कि टैक्स देना है नहीं देना है, उन्होंने ये पूछा सप्लाई है या नहीं है। तो मैंने तो आंसर दे दिया कि इट्स सप्लाई, मैंने तो आंसर दे दिया कि इट्स सप्लाई। अरे भाई अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है। तो मैंने तो आंसर दे दिया कि वो सप्लाई है, सप्लाई है। ओके, तुमने ये थोड़ी पूछा कि यहाँ पे GST लगा है नहीं लगा। चलिए, फिर दूसरा सवाल क्या पूछा इन्होंने, दूसरा सवाल यहाँ पे ये पूछा, ध्यान से देखिएगा कि अगर अबो केस को थोड़ा बदलो। ओके, और दे आर रियल सिस्टर एंड नो कंसिडरेशन इज पेड। अब रियल सिस्टर है, रियल सिस्टर रिलेटेड में आते हैं क्या? जाओ रिलेटेड की डेफिनेशन देखो। सर रिलेटेड की डेफिनेशन कहां पढ़ाई थी आपने? पढ़ाई थी भाई। ओके, अगर आप शेड्यूल 1 के पैरा 2 में आते हो, शेड्यूल 1 के पैरा 2 में आते हो तो देखो वहां ढूंढेंगे। ओके, कलर में मेरे नोट्स में रिलेटेड की डेफिनेशन मिलेगी, मिली या नहीं मिली बताइएगा। ओके, उसमें फैमिली की डेफिनेशन है, जाओ वो पढ़ो फैमिली की डेफिनेशन। याद करने की कोशिश किया ना तो खींच के दूंगा, याद करने की कोशिश नहीं करने का, कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करने का। एक बार मेमोरी ने सीख लिया ना कनेक्शन लगाना, तो मैं लिख कर देता हूं कि ये प्रैक्टिस जितना फॉलो करोगे मेमोरी टाइम पे उतना आपको याद देगी और आपका पेपर IDT का सबसे बेस्ट जाएगा। और इस बार 80 पार उसके नीचे नहीं मिलेगा आपको। ओके, सिर्फ कनेक्शन लगाना सीख जाओ। तो ऐसे सिचुएशन में रिलेटेड की डेफिनेशन आपको दिखी। अब वो रिलेटेड की डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो वहां फैमिली की डेफिनेशन है। पढ़ो इस बार फैमिली की डेफिनेशन। फैमिली में सिस्टर कवर होता है क्या रिलेटेड में? यस कवर होता है। अगर वो डिपेंडेंट होगी तो नीचे उन्होंने हमें नोट करके दे दिया और नोट में ये बोल दिया कि भाई साहब ओके, आप जरूरत पड़े तो आप अज्यूम कर सकते हो कि डिपेंडेंट है। ओके, तो यस ऐसे केस में हम अज्यूम कर लेंगे कि वो डिपेंडेंट है, और डिपेंडेंट है, ठीक है, डिपेंडेंट है तो रिलेटेड तो है। तो अब वो रिलेटेड है यहां पे। सर अगर नोट नहीं देते तो हम क्या करते? फिर एजम्पशन लेते, फिर एजम्पशन पे आंसर लिखते कि भाई वो डिपेंडेंट है या नहीं है, उस पर लिखते। पर अगर एग्जाम में आएगा तो नोट जरूर देंगे। तो अब ऐसे केस में वो रियल सिस्टर है, कंसिडरेशन नहीं है, रिलेटेड से लाया। सडनली आपके दिमाग में क्या आएगा? अरे रिलेटेड से लाया, पैरा 4 लग जाता है, पैरा 4 में ओके सप्लाई माना जाएगा। नहीं भाई साहब, उन्होंने कहा सिर्फ रियल सिस्टर चेंज करो, बाकी पर्सनल पर्पज के लिए लाया। तो अगर उन्होंने बाकी सिचुएशन सेम रखी, सिर्फ उन्होंने कहा ओके इतना समझो कि वो रियल सिस्टर है, बाकी सब सेम रखो, तो मतलब उन्होंने बिजनेस के लिए यूज नहीं किया, पर्सनल यूज किया। तो रिलेटेड से भी लाया होगा लेकिन पर्सनल के लिए लाया, बिजनेस के लिए नहीं लाया, तो ये पैरा 4 का भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। समझा होगा तो कहिए यस सर। ओके, समझा होगा तो कहिए यस सर। फिर बाद में क्या कहते हैं वो? बाद में ये कहते हैं फर्दर इन द अबव केस इफ बोथ ऑफ देम आर रियल सिस्टम एंड प्रगति ने बिजनेस के लिए लिया तो फिर ओके, फिर वो पैरा 4 का सप्लाई बोला जाएगा। नालायक को कुछ तो टाइप करो, बोलो तो यस सर। ओके, तो अब ऐसे केस में बिजनेस के लिए तो फिर वो सप्लाई बोला जाएगा। तो इस तरह से आपको प्रेजेंट करना है। मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा तो MZ टाइप करो, अगर दिल से अच्छा लगा हो, नहीं तो बिल्कुल टाइप मत करना, पर दिल से अच्छा लगा होगा तो जितने कनेक्टेड है MZ टाइप करो। भाई साहब ये हमारा यहाँ पे आंसर प्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया। यहाँ पे 4th नंबर के क्वेश्चन पे आओ। चलो, अब ये क्वेश्चन क्या कहता है? सुदामा एसोसिएट और रजिस्टर्ड सप्लायर disposes the computer owned by the business without consideration and it has not claimed input tax credit on such computer. Examine whether disposal of computer by Sudama Associates qualifies as a deemed supply as per Schedule 1. तुम्हारे स्टडी मैट में ये क्वेश्चन कवर है। तो अब ये विदाउट कंसिडरेशन वाला नहीं याद नहीं करना, हाँ ना कुछ नहीं बोलना। ओके, सोचो उसके ऊपर, जाओ शेड्यूल 1 पर, शेड्यूल 1 पैरा 1 में जाओ, पढ़ो उस शेड्यूल 1 पैरा 1। शेड्यूल 1 पैरा 1 में अगर आप जाते हो तो क्या लिखा हुआ है? पढ़ो। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट ऑन विच ITC हैव बीन टेकन, तो वो सप्लाई बोला जाएगा, सप्लाई बोला जाएगा। भाई साहब अगर आप क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो ओके, उन्होंने क्लियर करा है, इट हैज नॉट क्लेम द ITC ऑन सच कंप्यूटर, कह दिया है, थैंक यू कहो।
ओके क्यों? क्योंकि आईटीसी क्लेम नहीं किया है, तो फिर आपने जो विदाउट कंसिडरेशन दिया है वो विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई नहीं माना जाएगा। ओके वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, क्यों? क्योंकि आईटीसी नहीं लिया। भाई साहब ऐसे क्वेश्चन आए और 2 मार्क के लिए आए तो मार्क्स मत छोड़ना। ओके समझा? समझो कि नहीं समझो? ओके समझ गया। चलिए ओके ये क्वेश्चन हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। हाँ नेक्स्ट, मोक्षभूमि इंडस्ट्रीज has its manufacturing unit in the state of Maharashtra. It stores the finished goods manufactured by it at depot located in the state of Gujarat. ठीक है, depot is owned by okay पुण्य भूमि लिमिटेड, a related person of मोक्ष भूमि industries. अच्छा तो स्टोर द फिनिश गुड्स इज मैन्युफैक्चर्ड बाय इट एट अ डेपो लोकेटेड, और स्टोर डेपो उसकी ब्रांच नहीं है, डेपो पुण्य भूमि लिमिटेड जो उसका रिलेटेड पर्सन है उसकी ब्रांच है। ओके Punya Bhumi Limited has not charged any consideration from Moksha Bhumi Industries for usage of depot for storage purpose. कोई consideration नहीं है। Okay. Whether storage of goods permitted by Punya Bhumi Limited to Moksha Bhumi Industries qualify as a supply under GST. आ जाओ शेड्यूल 1 में, शेड्यूल 1 में पैरा 2 में आओ। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू रिलेटेड पर्सन और डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, तो वो सप्लाई माना जाएगा। भाई साहब पहली बात तो ये डिस्टिंक्ट पर्सन को नहीं है। सेक्शन 25 में डिस्टिंक्ट मतलब आपका ही सेपरेटली रजिस्टर्ड ब्रांच, तो ये आपकी सेपरेटली रजिस्टर्ड ब्रांच नहीं है। ओके ये आपके रिलेटेड का डेपो है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रिलेटेड का भी डेपो होगा तो भी ओके। पैरा 2 ये कहता है, सुनिएगा, पैरा 2 ये कहता है कि रिलेटेड को भी दिया तो वो सिचुएशन में ओके यहां विदाउट कंसिडरेशन दिया तो भी सप्लाई माना जाएगा। ओके तो अगर आपने रिलेटेड पर्सन को दिया विदाउट कंसिडरेशन तो क्वालिफाई द सप्लाई इवन दो देयर इज नो कंसिडरेशन। अंडरलाइन करो तो समझेगा पढ़ाया हुआ है। ओके नालायक को नेक्स्ट टाइम ओके लगेगा, आपको फील होगा कि पढ़ा हुआ है भाई, नहीं तो पता चलेगा ओके सर ने कुछ पढ़ाया ही नहीं हमको। ओके ये समझा कि नहीं समझा? ओके डन। 6 नंबर पे आ जाओ। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषभ एंटरप्राइजेस अ रजिस्टर्ड सप्लायर ओन एन एयर कंडीशनिंग रेस्टोरेंट इन विरार महाराष्ट्र। ठीक है, इट हैज ओपन अ लिकर शॉप इन रायपुर उत्तराखंड फॉर ट्रेडिंग ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। स्टेट वेदर सप्लाई ऑफ महाराष्ट्र रेस्टोरेंट टू उत्तराखंड शॉप इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस विदाउट कंसिडरेशन विल क्वालिफाई एज अ सप्लाई और नॉट। ओके एकदम आंसर देने की घाई मत करना, स्टडी मैट में ये क्वेश्चन लिया हुआ है। अब स्टेप बाय स्टेप अपना बुक ओपन करो। बुक ओपन में शेड्यूल 1 पैरा 2 में आओ, आगे सभी शेड्यूल 1 पैरा 2, उसमें आपने रिलेटेड की डेफिनेशन देखी होगी और उसके नीचे सेक्शन 25 डिस्टिंक्ट पर्सन का कॉन्सेप्ट है दिखा। उसमें मैंने पहले ये कहा था रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट। पहले हम रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट पे बात करते हैं। अगर आपकी ब्रांच अदर स्टेट में है जहां से आप सब टैक्सेबल सप्लाई करते हो, अनदर स्टेट में होता है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने ही पड़ते हैं, तो वो सिचुएशन में तो रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, स्टेट वाइज आपको कंपलसरी। लेकिन तभी एक पॉइंट मैंने आपको उसमें सिखाया है, क्या सिखाया है कि अगर आपका अदर स्टेट में वो ब्रांच है जहां से आप एग्जम सप्लाई या नॉन टैक्सेबल सप्लाई करते हो तो उसका आपको रजिस्ट्रेशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। डन, उसका आपको रजिस्ट्रेशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो वैसे केस में आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। फिर हमने 25(4) पढ़ा, पढ़ो मेरे साथ 25(4). 25(4) पढ़ते वक्त हमने क्या देखा? ओके हमने ये देखा कि अगर आपके ब्रांचेस रजिस्टर्ड है, दोनों भी रजिस्टर्ड है, तो आपके रजिस्ट्रेशन मोर देन 1 है इन सेम स्टेट और डिफरेंट स्टेट, तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। और 25(5) पढ़ा, आ जाओ 25(5) पढ़ो, पढ़ो मेरे साथ। अगर आपका एक रजिस्टर्ड प्लेस है और दूसरा डिफरेंट स्टेट में, दूसरा अनदर स्टेट में या डिफरेंट स्टेट में रजिस्टर्ड नहीं भी होगा, अनरजिस्टर्ड होगा, तभी वो डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। और अगर वो 25(4) में या 25(5) में डिस्टिंक्ट पर्सन माना जा रहा है तो पैरा 2 पे आ जाओ। पैरा 2 कहा जाता है कि जो भी सेक्शन 25 का डिस्टिंक्ट पर्सन है, ओके डिस्टिंक्ट पर्सन है, उसे अगर आप गुड्स फ्री देते हो तो सप्लाई माना जाएगा। समझा या नहीं समझा?
ओके, ये समझा होगा तो यहां पे टाइप करो यस सर समझा। ओके, प्लीज प्लीज मुझे रिस्पॉन्स दो। तो अब ये क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट मेरे से क्या एक्सपेक्ट करती है। ओके, अब आ जाओ, आपने कॉन्सेप्ट को कनेक्ट कर लिया, अब इसका आंसर पढ़ो और अपने आप को सिखाओ कि ये इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट क्या कर रही है। सबसे पहले पढ़ो, अरे भाई सेक्शन 23 कोड 23 क्यों कोड किया गया। 23 इसलिए कोड किया गया जो रजिस्ट्रेशन चैप्टर में मैं पढ़ा होगा। किसी सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इन उत्तराखंड इज अ नॉन टैक्सेबल सप्लाई। अल्कोहल ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, 6 ही प्रोडक्ट है जो नॉन टैक्सेबल है। ऋषभ एंटरप्राइजेज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम इन उत्तराखंड। वहां रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, इस पे आपके 50% मार्क्स है। जो स्टूडेंट ने सिंपल इतना लिखा कि नाउ यस इट इज अ डिस्टिंक्ट पर्सन एंड पैरा 2 ट्रीटेड एज सप्लाई, भाई साहब स्टाइल बहुत हो गई। ओके, तेरा स्मार्टनेस तेरे घर पे रख। वो चाहते क्या है, वो चाहते सिखाओ कि अच्छा सेक्शन 23 पहले चाहते हैं, फिर यहां स्टिकी नोट्स लगाओ। पढ़ना सिर्फ बुक लेके लेक्चर को खत्म करना नहीं है, पढ़ना एक कला है, आर्ट है। सिर्फ लेक्चर एब्जॉर्ब करना, स्पीड में देख लेना 1.5 के, ये आप सिर्फ पूरे पढ़ाई का 20-30% कर रहे हो। आपको ये सारी चीजें पूरी अरेंज करनी पड़ेगी। तो ऐसे सिचुएशन में सेक्शन आपको ये स्टिकी नोट्स लगा और यहां लिख दो कि पहले मुझे सेक्शन हिंदी में लिखना पॉइंट्स कि पहले मुझे सेक्शन 23 लिखना है और ये समझाना है। ये प्रैक्टिस जितना करोगे उतना मजा आएगा। हिंदी में लिखना कि ये समझाना है कि वहां रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। फिर दूसरे लाइन में क्या समझाना है, इन दिस केस एयर कंडीशन रेस्टोरेंट इन महाराष्ट्र एंड लिकर शॉप उत्तराखंड शैल बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन। फिर मुझे सेक्शन 25(5) में यह बताना है कि डिस्टिंक्ट पर्सन है, और फिर मुझे बताना है ओके कि भाई उसको जो गुड सप्लाई किया डिस्टिंक्ट पर्सन को, वो पैरा 2 में सप्लाई माना जाएगा। ऐसे 3 पॉइंट्स आपको कवर करना है। ये जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको मजा आएगा। ओके, तो जितना आपको, और यहां पे एक कोई ओवरराइड नहीं है। सेक्शन 23 ये बताता है कि रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। नहीं भी होगी तो भी 25(5) के हिसाब से आपका अनरजिस्टर्ड प्लेस भी होगा तो भी वो सप्लाई माना जाएगा क्योंकि वो डिस्टिंक्ट पर्सन है। ये समझ में आया क्या आपको, यस और नो? समझा होगा, मजा आया होगा। तो यहां पे 6 करके एमजेड रखो, 6 करके एमजेड करो। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। आ गए? अब देखो ये क्या कहता है, चंद्रगुप्त मौर्य इज एन आर्टिस्ट हु मेक्स कंटेम्पररी पेंटिंग्स। ठीक है, ही इज रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ कोलकाता। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य अपॉइंट्स ध्रुव कुमार टू ऑक्शन इज पेंटिंग इन महाराष्ट्र। ऑक्शनियर अपॉइंट किया। ध्रुव कुमार अरेंजेस फॉर ऑक्शन and identify potential bidders. The highest bid is accepted and painting is sold to highest bidder. Invoice for supply of painting is issued by Dhruv Kumar on the behalf of Chandragupta Maurya, but in his own name. एजेंट ने अपने नाम पे इनवॉइस दिया. The painting is delivered to the successful bidder. Examine whether Dhruv Kumar can be considered as the agent of Chandragupta Maurya under para 3 of the schedule 3. भाई साहब, प्रिंसिपल और एजेंट जब आपने पढ़ा है, ओके, तो इतना पढ़ा और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये चार्ट, वो चार्ट, और सवाल जब पूछा, और ऐसे ही सवाल एग्जाम में आएंगे, तो वो ये सवाल से एक लाइन में आंसर आ जाता है, क्योंकि भाई डिस्कशन उसके ऊपर उतना किया हमने. ओके, एक लाइन में आंसर आ जाता है. ओके, तो ऐसे केस में जहां तक है, देखिए क्या एग्जामिन वेदर ध्रुव कुमार कैन बी कंसिडर एजेंट ऑफ चंद्रगुप्त एज पर पैरा 3. क्या पैरा 3 में, ओके, पैरा 3 इसको अप्लाई होगा क्या? इनवॉइस एजेंट के नाम का है, तो आपको जो मैंने बहुत डेप्थ में पढ़ाया उतना नहीं जाना है. इनवॉइस उसके नाम का, बात खत्म करना है. आ जाओ पैरा 3 में, पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 में आ जाओ. क्या पढ़ा था हमने और लिखना कैसे चाहिए, पहले कलेक्ट करते. क्या पढ़ा था? पैरा 3 में पढ़ा था कि अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई किया होगा, हु मेक्स द फर्दर सप्लाई ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, तो वो सिचुएशन में ऑल्सो उसमें क्लैरिफिकेशन पड़ा था. और क्लैरिफिकेशन सीबीआईसी का ये कहता है कि पैरा 3 वही केस में अप्लाई होगा जहां एजेंट ऑन इनवॉइस देगा, तो प्रिंसिपल टू एजेंट जो स्टॉक ट्रांसफर सप्लाई होगा, तो वो केस में जीएसटी आएगा. और पैरा 3 सिर्फ गुड्स को एप्लीकेबल होगा. तो ऐसे केस में ओके, अगर तो अब लिखना करे, तो अब यहां पे आपने ये पढ़ लिया, पैरा 3 पढ़ लिया, तो अब उसको लिखे कैसे? लिखने के लिए आंसर पढ़ो, फिर एक स्टिकी नोट्स लो, यहां पेज लगाओ, स्टेपल लगाओ. ओके, और ये रियल पढ़ाई होती है. और वहां हिंदी में पॉइंट्स लिखो कि मुझे क्या क्या लिखना है इसके अंदर. पहली रीडिंग ये ऐसी ही होनी चाहिए, पहली रीडिंग घबरा के नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो चीज में आप एक बार डर गए फिर तो डर गए, और जो डर गया
तो ऐसे केस में पहली रीडिंग में कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। तो अब यहां पे देखो, एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन क्वालिफाई सप्लाई एंड रजिस्ट्री ओनली इफ अंडरटेकन फॉर अ कंसिडरेशन एंड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यानी पहली लाइन में वो कह रहा है कि सप्लाई तो नॉर्मली तब बोला जाता है जब कंसिडरेशन होता है, लेकिन ओके सेक्शन 7(1)(c) शेड्यूल 1 पैरा 3 कहता है सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू एजेंट वेयर एजेंट अंडरटेक सप्लाई ऑफ सच गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल इज कंसिडर्ड अ सप्लाई इवन मेड विदाउट कंसिडरेशन। अब यहां पे आपको दो क्लॉजेस दिए पैरा 3 के, क्लॉज ए और बी, दोनों देने दिखने की जरूरत नहीं है, क्लॉज ए ही लिखो। ओके सेलिंग एजेंट वाला लिखो, बाइंग एजेंट वाला लिखने की आपको जरूरत नहीं है। ओके विदाउट कंसिडर प्रोवाइडेड इन फर्दर सप्लाई, ओके इनवॉइस फॉर फर्दर सप्लाई इज इशूड बाय एजेंट इन हिज ओन नेम प्लस ये। तो अब अगर मैं पेपर चेक करूं, अब पता नहीं कौन रहेगा, लेकिन इमेजिन करो मैं पेपर चेक करूं, तो मैंने ये देख लिया भाई साहब बहुत अच्छा लड़का है ये, सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन देख लिया, अरे भाई साहब बहुत अच्छा लड़का है। ओके इश्यूड बाय द एजेंट इन हिज ओन नेम, ये लाइन देख ली, अरे भाई साहब ओके क्या आप रुला देगा, ओके इन हिज ओन नेम रुला देगा। तूने सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन, सर क्लैरिफिकेशन नंबर लिखना जरूरी है क्या? नहीं, क्लैरिफिकेशन नंबर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके समझ में आया क्या? तो अब रुला मत यार। तो अब ऐसे केस में यहां पे जहां तक है डिस्कशन एंड कंक्लूजन, ओके तो अब अगर ये तीनों हम देखें तो ध्रुव कुमार इज नॉट मियरली प्रोवाइडिंग ऑक्शनियर सर्विस टू चंद्रगुप्त मौर्य बट also supplying painting on the behalf of Chandragupta Maurya to successful bidder and has authority to title the transfer। ओके अब डायरेक्ट कंक्लूजन ऐसा मत लोगो, नो ओके इट इज अ पैरा 3 एजेंट एंड इट शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई, नहीं ओके जब मत करो, स्टाइल तो देखो लिखने की, और फिर अपने नोटबुक में नोट्स निकालो, नोट्स में लिखो ओके ये आनी चाहिए, स्टाइल देखो, स्टाइल अपन का स्टाइल है, ओके ये स्टडी मैट का स्टाइल है, तो ऐसे केस में ये वर्ड आने चाहिए, ऐसा लिखो आपके नोट में कि ओके एजेंट टुक द ऑथोरिटी टू ट्रांसफर द टाइटल, ओके हेंस तो इसलिए ओके उसके नाम का इनवॉइस है, इसलिए वो पैरा 3 का एजेंट बोला जाएगा, और जो प्रिंसिपल एजेंट के बीच में स्टॉक ट्रांसफर हुआ उस पे जीएसटी आ जाएगा। ओके ये समझा या नहीं समझा? बोलो भाई ये समझा या नहीं समझा? यस और नो? ठीक है चलो अब 1 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाओ। अब 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? Mrs. Chanj is a manufacturer of paper product having a factory at Pune, Maharashtra। महाराष्ट्र का बंदा है। ओके Mrs. Kela and Mrs. Bela of Mumbai, Maharashtra appointed as agent to sell the product on the behalf of Chand। एक केला है तो दूसरा बेला है, दोनों एजेंट्स है और वो अपॉइंट किए चांद ने। द कंडीशन दैट बोथ ऑफ देम गारंटी, दोनों गारंटी दे रहे द रियलाइजेशन ऑफ पेमेंट फ्रॉम द बायर्स, दोनों गारंटी दे रहे कि भाई बायर से जो पेमेंट नहीं हुआ तो हम गारंटी देते हैं। मतलब ये कौन है? डीसीए। डीसीए वाला कॉन्सेप्ट ओके आपको पढ़ना है, डीसीए वाला कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, हर चीज पढ़ना है। पहले क्वेश्चन क्या कहता है वो देखो। बोथ मेसर्स केला एंड मेसर्स बेला प्रोवाइड शॉर्ट टर्म बोरिंग फैसिलिटी टू बायर, बायर को बोरिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, फॉर्म टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यूज अगेंस्ट द सप्लाइड मेड टू देम एंड फॉर दे चार्ज इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं फ्रॉम अल्टीमेट बायर। व्हाइल मेसर्स केला रेजेस द इनवॉइस इन द नेम ऑफ मिस्टर चांद, पर क्या हुआ केला ने इनवॉइस खुद का नहीं बनाया। ओके केला ने जो इनवॉइस बनाया ओके किसके नाम का? मिस्टर चांद। और बेला रेज द इनवॉइसेस इन ओन नेम, बेला ओन नेम का है। मजा आ गया, केस बहुत ही बढ़िया बनाया। इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ कंटेन इन पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 काइंडली एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज। बाकी मत बताओ मैं ओके वो सप्लाई इंटरेस्ट का क्या होगा ये बोलो। ओके केला एंड मेला इज ओवर मेंशन केसेस, सीए फाइनल जुलाई 21 एग्जाम में है ना, मजेदार क्वेश्चन पूछा ना एग्जाम में। ओके चलो आ जाओ यहां पे फटाफट आ जाओ। अगर आप ये देखते हो पैरा 3 पे आ गए। पैरा 3 में हमने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया था क्या कि अगर प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई करता है हु फर्दर टेक सप्लाई, तो इन दैट सिचुएशन एजेंट अगर खुद का इनवॉइस बनाता है तो सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल टू एजेंट यहां पे पैरा 3 में आएगा और जीएसटी लगेगा, स्टॉक ट्रांसफर पे जीएसटी लगेगा। लेकिन अगर एजेंट खुद का इनवॉइस नहीं बनाता है, किसका इनवॉइस बनाता है? प्रिंसिपल का इनवॉइस बनाता है, तो वो केस में यहां पे ध्यान सुनिएगा, वो केस में यहां पे स्टॉक ट्रांसफर पे जीएसटी नहीं आएगा। देन अब ज्यादा डेप्थ में मत जाना, कमीशन ये एंड वो तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है। ओके क्या पूछा? ये मेन प्रैक्टिस है आपकी, ये मेन प्रैक्टिस है एग्जाम में स्कोर करना है। तो अब पूछा उसने इंटरेस्ट का, हमने कुछ चार्ट बनाए थे। अगर आपके पास वो चार्ट बुक होगी जो चार्ट आपने बनाए तो उसमें क्रॉस पेज नंबर आपने लिखे होंगे, बुक में भी लिखो कि कौन से रजिस्टर पेज पे आपने चार्ट बनाया, तो बहुत हेल्प होगी आपको। तो आपने अगर बनाए होगे तो डीसीए का चार्ट देखो, डेल क्रेडिटरी एजेंट का चार्ट देखो। हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि अगर ओके यहां पे केला मतलब ऐसा डीसीए जो खुद का इनवॉइस नहीं दे रहा है, तो वो सिचुएशन में
ओके, यहाँ डेल क्रेडिटरी एजेंट ने बायर को जो शॉर्ट टर्म लोन लिया वो इंटरेस्ट ऑन लोन बोला जाएगा, और वो इंटरेस्ट ऑन लोन वैल्यू में ऐड नहीं होगा क्योंकि इनवॉइस प्रिंसिपल का है, वो सेपरेट ट्रांजैक्शन है, वो वैल्यू में ऐड नहीं होगा। और वो इंटरेस्ट यहां पे बोरिंग का इंटरेस्ट बोला जाएगा, हाँ वो एग्जाम्प्ट है, वो बात अलग है, पर वो वैल्यू में ऐड नहीं होगा। इज इट क्लियर? लेकिन बेला जो है, ओके, बेला खुद का इनवॉइस दे रहा है, तो बेला अगर खुद का इनवॉइस दे रहा है तो डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन है, और डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन क्योंकि इनवॉइस खुद का है तो वो सेक्शन 15(2)(d) में ऐड किया जाएगा। अब भाई साहब अगर आप ये आंसर देखो ना, देखो इसलिए मैं कहता हूं कि ओके सब्जेक्ट को पढ़ के डर मत जाना डीटी और आईडीटी, क्योंकि वहां अगर सर्कुलर देखो ना तो सर्कुलर में इतने मैंने लिखा हुआ है कि घुमा दिया आपको। ओके, अगर वो सर्कुलर पढ़ने जाओगे, लेकिन जब ये क्वेश्चन और आंसर पढ़ोगे ना तो आप बोलोगे यार कितना इजी है लिखना। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट रेगुलर बुक देख के ही डर जाते हैं। ओके, कभी कभी मैंने तो इस बार की रेगुलर बुक बहुत अच्छी बनाई है। ओके, बहुत ही पॉइंट वाइज मैनर में लिया है। ओके, बहुत कंप्लीटली रिफॉर्म किया, पहले भी बहुत अच्छी थी नो डाउट, और अभी तो उससे भी अच्छी है। ओके, प्रगति करना ये इंसान का नेचर है, मतलब यहाँ पे तो जहां तक देखा जाए तो अब ऐसे केस में देखो कितना पॉइंट वाइज मैनर में यहाँ दिया है। ओके, और इतना भी आपने कर लिया तो इनफ। अगर उसकी लैंग्वेज मुश्किल जा रही है तो क्वेश्चन की लैंग्वेज देख लो। ओके ओके, केला एंड बेला आर डेल क्रेडिटरी एजेंट, मतलब वो क्या चाहते हैं, अगर आप स्टिकी नोट बना रहे हो तो पहले मुझे हिंदी में लिखना, पहले मुझे लिखना ओके ये बताना है कि वो डेल क्रेडिटरी एजेंट है, और यहाँ बाद में जो भी पॉइंट्स लिखोगे स्टेपल कर देना। ये आदत इतनी अच्छी है, मैंने इतनी फॉलो की थी, चार्ट वाली और ये क्वेश्चन आंसर के पॉइंट्स लिखने वाली आदत। ओके, मुझे ये सेक्शन लिखना पड़ेगा, फिर आखिरी दिन मुझे ये सेक्शन याद करना पड़ेगा। भाई साहब आई गॉट आईडीटी 81 मार्क्स, डीटी 78 मार्क्स एंड लॉ 76, बाकी सब्जेक्ट की मत पूछना, पर मैंने इतनी फॉलो की, इतनी फॉलो की ये आदत। मेरे सब क्वेश्चन में वो ऐसे स्टेपल के सब पेजेस दिखते थे, स्टिकी नोट्स नहीं, वो तो निकल जाती थी, मैं स्टेपल मार के रखता था। ओके, तो एग्जाम के टाइम मुझे, और फिर मैं एक समरी पढ़ते पढ़ते बनाता था, ये सेक्शन याद रखना है, ये सेक्शन याद रखना है, ये केस लॉ याद रखनी है, ये क्लैरिफिकेशन जो है वो याद रखना है। ओके, अभी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको एग्जाम के टाइम हेल्प होगा। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए डीसीए फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ पैरा 3 ऑफ 1। ओके, इफ इनवॉइस फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स इश्यूड इज इन ओन नेम, यानी आप हिंदी में पॉइंट क्या लिख रहे हो, मुझे ये लिखना पड़ेगा कि इनवॉइस ओन नेम में होगा तो वो पैरा 3 का एजेंट बोला जाएगा। हाउएवर इफ इनवॉइस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स issued by supplier customer either himself or through DCA, DCA is not an agent in terms of, पर इनवॉइस अगर प्रिंसिपल का होगा और सप्लायर ने डायरेक्ट कस्टमर को दिया होगा, सप्लायर ने डायरेक्ट कस्टमर को दिया जाए तो वो एजेंट नहीं बोला जाएगा। हिंदी में लिखोगे, मुझे वो भी पॉइंट लिखना पड़ेगा। ओके, दस बेला इज एन एजेंट ओके ऑफ मेसर्स चांद इन टर्म्स ऑफ पैरा 3, तो बेला ही सिर्फ जो है ओके पैरा 3 का एजेंट बोला जाएगा, नॉट केला। वेयर DCA इज नॉट एन एजेंट अंडर पैरा 3, अगर वो पैरा 3 का एजेंट नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में temporary short term loan being provided DCA to buyer is okay supply of service by DCA to recipient on principal to principality and independent supply, ये वर्ड आना चाहिए, वो independent supply है। okay, said supply specifically exempt from tax and interest charged by Kela is an independent supply and exempt from tax, मतलब वो interest को exemption है क्योंकि loan advance as deposit का है और वो exempt from tax है। लेकिन अगर वो अपना own invoice देता है, पैरा 3 का एजेंट है, ओके पैरा 3 का एजेंट है, own invoice देता है, तो वो केस में वो वैल्यू में ऐड किया जाएगा। भाई साहब अगर वो सर्कुलर पढ़ने दिक्कत जा रही है तो ये क्वेश्चन पढ़ लो, बहुत ही सिंपल वे और पॉइंट वाइज मैनर में मैंने बना के दिया है। ओके, आपको बहुत हेल्प होगा। ओके, डन 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 डन, ओके डन 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 डन। चलिए, तो ये हमने देखा यहां पे ये क्वेश्चन 21 पे आओ। Answer the following question independently. Rob Shareholding Limited, an approved intermediary, has entered into an agreement wherein certain securities were to be lent to okay Dhandhan Bank. Okay, securities lend की गई okay to Dhandhan Bank under securities lending scheme. Dhandhan Bank pays specified lending fees against such lending of securities to it. Explain the taxability of transaction involved in securities lending scheme. Study mat. सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम कहां पढ़ा था, चलो आ जाओ मैं बताता हूं आपको कहां पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था मनी और सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में। ओके, तो हमने मनी और अगर आपको ध्यान होगा तो हमने जहां सेक्शन स्टार्ट किया था वहां पे मनी का डेफिनेशन होगा, सेक्शन 7 स्टार्ट किया था वहां मनी का डेफिनेशन होगा और बाद में सिक्योरिटीज का डेफिनेशन होगा, जिसमें हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का टेबल भी दिखा था, वो दिखेगा आपको। उसके नीचे मैंने एक क्लैरिफिकेशन लिया था, दिखा आप सभी को, दिखा होगा तो डी टाइप करो। सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम का एक क्लैरिफिकेशन लिया था, और सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम में अगर आप सिक्योरिटीज लेंडिंग करते हो तो वो सिचुएशन में यहां पे यस वो in relation to arrangement or to facilitate the transaction in security कहा जाएगा, वो सर्विस कहा जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी आएगा। ओके, तो हमने ये भी पढ़ा था। तो
ओके, सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम फैसिलिटेट द लेंडिंग एंड बोरिंग ऑफ द सिक्योरिटी। अगर आप स्टिकी नोट्स निकाल रहे हो तो अपने आप को समझाओ, हिंदी में पॉइंट्स लिखो कि पहले मुझे लिखना पड़ेगा कि ये जो है ओके फैसिलिटेट लेंडिंग एंड बोरिंग ऑफ सिक्योरिटीज है। आपको सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम में ओके वो ईयर याद आए तो ठीक, नहीं तो छोड़ देना। सिक्योरिटीज नाइदर कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड नॉट कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ सर्विस। ये भी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ये लिखना पड़ेगा सिक्योरिटी नहीं आती है गुड्स और सर्विस के डेफिनेशन में। ओके, ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी विच इन्वॉल्व डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी इज नॉट अ सप्लाई, नॉट टैक्सेबल। बट सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन, इसको आंसर लिखते वक्त अंडरलाइन करना। एसएलएस ओके, एसएलएस मतलब सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम डज नॉट ट्रीट लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी और डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी एंड देयरफॉर इज नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सर्विस। सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन कहता है कि भाई जो आप सिक्योरिटीज लेंडिंग करते हो वो सिक्योरिटी नहीं है। ओके, तो वो क्या है, वो टू फैसिलिटेट द बोरोइंग इन सिक्योरिटी है। ओके, लेंडिंग फीस चार्ज टू द बोरोवर ओके फॉर कंसिडरेशन इज टैक्सेबल। ओके, इट्स अ फैसिलिटिंग एंड लेंडिंग ऑफ बोरोइंग ऑफ सिक्योरिटीज, और वो सेपरेटली उसके ऊपर टैक्स आएगा। ओके, इसमें से एक दो पॉइंट कम कर सकते हो, लेकिन मेन ओके क्या क्या आना चाहिए कि वो फैसिलिटी है। ओके, गुड्स के डेफिनेशन में सिक्योरिटी नहीं आती है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस एक्सक्लूड किए हैं, बट टू फैसिलिटेट द सिक्योरिटी वो सर्विस इंक्लूड किया है और ये सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा और जीएसटी के स्कोप में आएगा। सेकंड क्वेश्चन, विक्रमादित्य इज सैलरीड एम्प्लॉय एंड इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन स्टॉक. He has opened a trading account with Vaidya Brokers. During the month, Vikramaditya undertook future contract without physical delivery of option but cash settled on expiry of contract date. Square off कर दिया contract 35 lakhs में. विक्रम ओके, और कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? He opened a trading account with the broker. विक्रम और टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिया और सेटल ऑफ कर दिया, स्क्वायर ऑफ कर दिया. विक्रमादित्य नीड योर एडवाइस वेदर सच फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेकन बाय हिम लायबल टू जीएसटी? नो. ओके, वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, वो सिक्योरिटीज में आता है. ओके, और नॉट लायबल टू जीएसटी है क्योंकि उसने यहां पे स्क्वायर ऑफ कर दिया. लेकिन अगर आप देखते हो तो कमोडिटी के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो गए और वो आपने स्क्वायर ऑफ नहीं किए होगे, कमोडिटी के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो गए और वो आपने स्क्वायर ऑफ नहीं किए होगे तो, और डिलीवरी ली होगी तो फिर वो सप्लाई माना जाएगा. अदरवाइज आपने स्क्वायर ऑफ कर दिए तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा. चलो, ये हमने देखा. क्वेश्चन नंबर 23 पे आओ. नाउ ये क्या कहता है? रुद्राक्ष कपूर, ओनर ऑफ रुद्राक्ष पब्लिशिंग हाउस, गाजियाबाद, यूपी, donated some money to Divya Prakash Charitable Trust in the memory of his late father. The Divya Prakash Charitable Trust constructed a room in a school run by it from the donation and wrote donated by Rudraksh Kapoor in the memory of his father. Name plate लगाई गई. On the door of the room so constructed, examine whether the money donated by Rudraksh Kapoor is liable to GST. आंसर मत देना प्लीज प्लीज प्लीज. आंसर नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए तुम्हारा आंसर. जाओ कंसिडरेशन की डेफिनेशन में जाओ, जाओ जाओ प्लीज जाओ. कंसिडरेशन की डेफिनेशन में हमने क्या देखा था? हमने देखा था मनी, अदरवाइज, एक्ट या फॉरबिडेंस. ठीक है, फिर हमने उसके नीचे एक डिस्कशन किया, सप्लाई फॉर कंसिडरेशन. आपका सप्लाई फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए. क्विड प्रो क्वो, क्विड प्रो क्वो. ओके, आप मतलब रेसिप्रोसिटी होनी चाहिए. तो ऐसे केस में हाँ, चैरिटेबल ट्रस्ट, एक सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन था, वो पढ़ो सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन. अगर आपको डोनेशन मिलता है पर उसके अगेंस्ट में आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, देयर इज नो रिलेशनशिप ऑफ क्विड प्रो क्वो, तो वो सिचुएशन में वो सप्लाई नहीं बोला जाएगा, वॉलंटरी डोनेशन जीएसटी नहीं आएगा. पर अगर आपके ऑब्लिगेशन होगा अगेंस्ट दैट डोनेशन कि आपको ऐड करना है तो सप्लाई बोला जाएगा. तो इन अबो केस इफ दिव्य प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट, सेकंड पढ़ो, दिव्य प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट हैज रिटन ऑन द डोर ऑफ द रूम कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम मनी डोनेटेड बाय रुद्राक्ष कपूर इन द स्कूल रन बाय इट, डोनेटेड बाय रुद्राक्ष पब्लिशिंग हाउस, गाजियाबाद. दोनों में फर्क है. पहले एक्ट ऑफ फिलॉन्थ्रॉफी है, एक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड है. ओके, ये वर्ड आने चाहिए. और दूसरा ओके मार्केटिंग है, क्योंकि कंपनी बिजनेस का नाम लिखा गया, मार्केटिंग है. तो पहले केस में एक्ट ऑफ फिलॉन्थ्रॉफी है. ओके, पब्लिक रिकॉग्निशन फिलॉन्थ्रॉफी एक्ट. ओके, एंड नॉट फॉर पब्लिसिटी, ये लाइन आनी चाहिए. ये सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन आना चाहिए आपका. ओके, सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन क्या कहता है, फिर ये लाइन आनी चाहिए और आपका कंक्लूजन आना चाहिए कि वो सप्लाई नहीं बोला जाएगा. लेकिन सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन में ये भी कहा है कि अगर वो यहाँ पे डोनेशन रिसीव्ड बाय चैरिटी आर ट्रीटेड एज कंसिडरेशन ओनली इफ दे आर एग्जिट क्विड प्रो को, देयर इज एन ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ रिसिपिएंट. हाँ, क्विड प्रो को अगर ये वर्ड लिख पाओ तो अच्छी बात है, होगा तो ही सप्लाई बोला जाएगा. ओके, दस जीएसटी इज नॉट लिवेबल वेयर ऑल फॉलोइंग थ्री कंडीशंस सैटिस्फाइड. गिफ्ट और डोनेशन मेड टू अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, पेमेंट हैज द कैरेक्टर ऑफ गिफ्ट और डोनेशन एंड पर्पस ऑफ फिलॉन्थ्रॉपिक, तो नहीं आएगा. तो पहले केस में अब ओके, यहाँ पे अगर आपको एग्जाम में टाइम नहीं है इतना लिखने के लिए तो इसको शॉर्ट भी कर सकते हो. ओके, शॉर्ट कह सकते हो कि सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन ये बोला. ओके, और डायरेक्ट आप आंसर पे आ सकते हो, ये रिपीट
नहीं भी किया तो भी चलेगा। 3 पॉइंट डायरेक्ट आप आ सकते हो कि भाई एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड, पब्लिक रिकग्नाइजेशन, नॉट एम ऑफ एडवर्टाइजमेंट, तो ऐसे केस में जीएसटी नहीं आएगा। पर अगर बिंग एडवर्टाइज होगा तो वो सप्लाई माना जाएगा और क्विड प्रो वो रहेगा, जीएसटी आ जाएगा। ओके, तो ये हमने देखा। चलो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे। अंगड़ प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ठीक है। एज एन इंसेंटिव, अंगद प्राइवेट लिमिटेड pays amount of 75 lakhs to its employee upon achieving a specified sales target, ठीक है। The incentive is a part of salary of the employee. Incentive is a part of salary of the employee, and applicable tax is deducted at source as per the relevant income tax provision. Angad Private Limited is of view that GST is not leviable on such incentive paid to the employee. Whether the view taken by Angad Private Limited is correct or not. जाओ नोट्स निकालो। नोट्स में सबसे पहले शेड्यूल 2 में जाइए। ओके, यहाँ पे यस, शेड्यूल 2 में जाओ और आपको टाइम लग रहा है तो पॉज करके जाना। ओके, ये सेशन को, ठीक है। तो जो लाइव स्ट्रीमिंग में वो तो पॉज नहीं कर सकते, लेकिन बाकी तो कर सकते हैं। शेड्यूल 2 में अगर आप जाओगे तो, सॉरी शेड्यूल 2 में नहीं, शेड्यूल 1 में जाना प्लीज। शेड्यूल 1 में पैरा 2 है। पैरा 2 क्या कहता है? अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया यहाँ पे, और वो गिफ्ट 50,000 के ऊपर होगा, तो वो सिचुएशन में यहाँ पे जीएसटी, सॉरी 50,000 या उससे कम होगा तो जीएसटी नहीं आएगा। 50,000 के ऊपर होगा तो टोटल अमाउंट पे जीएसटी आएगा। पॉइंट नंबर 1। एक और अच्छी बात आपको बताता हूँ, वो ये है कि अगर आप गिफ्ट मनी में देते हो, काइंड में नहीं देते हो, मनी में देते हो, तो वो तो ट्रांजेक्शन इन मनी हो जाता है, फिर वहाँ तो जीएसटी आता ही नहीं है। ये जो प्रोविजो अप्लाई होती है पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 1 की, अगर कोई गिफ्ट आपने काइंड में दिया, गुड्स के फॉर्म में दिया, क्योंकि पैरा 2 गुड्स को लगता है, या सर्विस के फॉर्म में दिया और वैल्यू 50,000 के ऊपर दिया, तो वो ऐसे सिचुएशन में जहां तक है यहाँ 50,000 के ऊपर जीएसटी आता है। ये हम क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। तो अब जहां तक देखा जाए वो एक पैरा था। फिर हमने शेड्यूल 3 में जाओ मैपिंग करो, याद करने की बिल्कुल कोशिश मत करो, मैपिंग करो मेरे साथ। शेड्यूल 3 में अगर आप जाओगे तो शेड्यूल 3 में पैरा 1 कहता है अगर यहाँ पे कोई भी कंसिडरेशन एम्प्लॉय को मिलता है इन रिलेशन टू और इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो वो सप्लाई बोला ही नहीं जाएगा। फिर हमने एक सर्कुलर देखा था, और सर्कुलर हमने क्या देखा था कि अगर कोई भी परक्विजिट्स या इंसेंटिव दिए गए और इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिए गए जो अग्रीड थे, तो वो सिचुएशन में जीएसटी नहीं आएगा। हाँ, जो अग्रीड नहीं होगा और गिफ्ट होगा, कैश में नहीं होगा, गिफ्ट होगा, तो वो केस में ओके 50,000 के ऊपर जीएसटी आएगा। इसलिए मैं बहुत से मेरे क्लाइंट को कहता हूँ कि यार कोई गिफ्ट मत दे, दिवाली का अगर तेरे को कुछ देना है तो कैश देके खत्म कर, क्योंकि कैश दिया तो ट्रांजेक्शन इन मनी हो जाता है, गिफ्ट दिया तो ओके और वो एग्रीड नहीं होगा तो वो पैरा 2 लग जाता है। ये केस स्टडी पढ़ने के बाद यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा है कि ये जो भी 75,000 का इंसेंटिव दिया गया, ये इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया गया, और इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया गया, शेड्यूल 3 पैरा 1 लग जाएगा। ओके, और उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। समझा क्या बेटा? ओके, अब आंसर प्रेजेंटेशन का तरीका देखो। बहुत सी बार आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो, लीगल प्रोविजन, डिस्कशन एंड कंक्लूजन, या कभी कभी पहली लाइन ऐसे भी लिख सकते हो, यस अंगद प्राइवेट लिमिटेड व्यू इज करेक्ट। करेक्ट क्या है कि उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। इससे जो एग्जामिनर पेपर चेक करता है उसको समझ जाता है कि आपको आंसर आ गया। अब वो उसमें उसको क्या देखना है वो देख लेगा। अब इतना तो पढ़ने के लिए उसके पास टाइम नहीं है, पर क्या देख लेगा कि आपने शेड्यूल, ओके यहाँ पे शेड्यूल 3 पैरा 1 का रेफरेंस दिया, ठीक है, शेड्यूल 3 पैरा 1, क्योंकि केस शेड्यूल 3 पैरा 1 में आती है, उसकी प्रोविजन आपने लिखा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का झगड़ा हुआ, अगर आपको याद होगा तो मैंने रेगुलर क्लास में पढ़ाया था, तो सर्विस एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को दिया इन द कोर्स ऑफ इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, आपने लिखा। और फिर आपने ये भी लिखा कि नॉट इन द नेचर ऑफ गिफ्ट। वो मेन पॉइंट देखेगा कि इन द नेचर ऑफ गिफ्ट नहीं है, ओके ये पार्ट ऑफ सैलरी है, ओके तो ये नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई और इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। तो जो पॉइंट पे सामने वाले का ध्यान लाना है वो अंडरलाइन सेम पेन से कर लेना बॉस, सेम पेन से अंडरलाइन चलती है। और वो केस में आपको जो है यहाँ पे, अब मैं अगर एक पेपर चेक करूं तो मैं क्या देखूंगा, यस आपने आंसर दे दिया, मुझे 4 चीजें देखनी है आपके आंसर में। शेड्यूल 3 जिसको हाईलाइट किया, सर अगर शेड्यूल 3 पैरा 1 याद नहीं आया तो नहीं आता है, तो फिर उसके पीछे गलत मत लिखना, मार्क्स कट जाएगा। आपको अगर याद नहीं आता है तो वो सिचुएशन में फिर प्रोविजन लिखो और उस प्रोविजन को अंडरलाइन करो कि सर्विस बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, उसको अंडरलाइन करो। सर अगर ये भी नहीं याद आया
तो नो जीएसटी इज पेबल। अगर सर वो भी याद नहीं आता, छोड़ दो ना भाई, क्यों दिमाग लगाते हो उसके पीछे। ओके, तो ये समझा क्या, समझा होगा। यहाँ पे तो 09 टाइप करो, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कृष्णदेव इज अ ट्रेडर बेस इन इंडिया। रामाकृष्ण ब्रदर, रामाकृष्ण ब्रदर ऑफ कृष्णदेव इज लोकेटेड इन चाइना। ठीक है, ब्रदर है और चाइना का है भाई, चाइना, एंड इज ऑल्सो एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ गुड्स। कृष्णदेव प्लेस एन ऑर्डर विथ रामाकृष्ण फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ सर्टेन गुड्स फ्रॉम द लोकल मार्केट इन चाइना। कृष्णदेव ने ऑर्डर दिया विथ रामाकृष्ण कि भाई गुड्स को प्रोक्योर कर लोकल मार्केट ऑफ चाइना से। बिफोर शिपमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम चाइना टू इंडिया, कृष्णदेव सोल्ड सच गुड्स टू क्रिस्टिनो, a trader located in Brazil. The goods were subsequently shipped from China to Brazil. Goods बाहर के बाहर निकल गया, goods इंडिया में आए ही नहीं। Comment on taxability of transaction between Krishnadev and Christinio under the GST in India. If taxable, determine the place of supply for the same. ये आरटीपी नवंबर 19 में क्वेश्चन है और स्टडी मैट में ओके यहाँ पे क्वेश्चन है। तो अगर आप इसका रेफरेंस लेना चाहते हो तो आ जाइए शेड्यूल 3 में। अब शेड्यूल 3 में अगर आप आते हो दोस्तों, तो शेड्यूल 3 में पैरा 7 पे आना, पैरा 7 पे आना। पैरा 7 क्या कहता है, रीड करो। नहीं नहीं, याद करने की कोशिश नहीं करना, रीड करो। शेड्यूल 3 कुछ एक्टिविटी सप्लाई नहीं बोली जाती है, उसमें पैरा 7 पे अगर आप आओगे तो पैरा 7 जो है ये कहता है कि अगर सप्लाई नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी होगा और वो गुड्स इंडिया में एंटर ही नहीं हुआ होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड दिखने चाहिए आपके यहाँ पे पेपर चेकर जो भी रहेगा उसको, कि नॉन टैक्सेबल टू टैक्सेबल नहीं हो रहा है और नॉट एंटर्ड इन इंडिया, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक है वो सप्लाई नहीं बोला जाएगा। तो ऐसे केस में आप पैरा 7 में आ गए। ओके, सप्लाई नहीं बोला जाएगा तो गिवन केस में नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। ओके, एंड सिंस ट्रांजैक्शन इज नॉट लेबल्ड टू जीएसटी, क्वेश्चन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई डज नॉट अराइज। अब ट्रांजैक्शन पे जीएसटी नहीं है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा वो तो सवाल ही नहीं। उन्होंने पूछा डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई। भाई साहब, प्लेस ऑफ सप्लाई कंफ्यूज को कर रहे हो, जब सप्लाई ही नहीं है तो प्लेस कहां से डिसाइड करेंगे, पहले तो सप्लाई होना चाहिए। तो ये आपका आंसर रहेगा। अच्छा क्वेश्चन था, हाईलाइट करना एग्जाम में आ सकता है। ओके, आरटीपी के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं भाई साहब, ठीक है। चलो चलिए नेक्स्ट। नाउ ये आरटीपी नवंबर 23 का क्वेश्चन है। Monty Limited entered into a high sea sale transaction with Fuji Limited for certain goods. Monty Limited wishes to understand taxability of high sea sale under GST law and under customs law. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। Examine whether the view taken by Monty Limited is correct or not. सबसे पहले तो उन्होंने दोनों लॉ में पूछा है हाई सी सेल का यहाँ पे इम्पैक्ट क्या होगा। अगर आपके पास कस्टम की बुक होगी तो वो लेके बैठो, नहीं तो पॉज करके बैठो। मैं आपको बताऊंगा कस्टम की बुक में भी मैंने हाई सी सेल कहाँ पढ़ा है, पहले तो जीएसटी में देख लेते हैं। अगर हम जीएसटी लॉ पढ़ाए तो आप शेड्यूल 3 में होंगे। शेड्यूल 3 में आ जाओ और शेड्यूल 3 में पैरा 8 यहाँ पे और क्लॉज बी। शेड्यूल 3 में पैरा 8 क्लॉज बी क्या कहता है? पैरा 8 क्लॉज बी ये कहता है कि अगर गुड्स इंडिया में क्लियरेंस होने के पहले अगर बेचा गया, बिफोर क्लियरेंस इन इंडिया अगर वो बेचा गया, जिसे हम हाई सी सेल कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, तो वो केस में जो इंडिया में ट्रांजेक्शन हुआ उस पर जीएसटी नहीं आएगा। Supply of goods by consignee to any other person by endorsement of document of title after the goods have been dispatched from foreign port of origin located outside India but before clearance for home consumption. सर इतना याद रखना पड़ेगा क्या? याद रहा तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप ऐसा भी लिख सकते हो। अगर आपने पैरा लिख दिया तो सिंपल वे में लिख सकते हो कि इन केस ऑफ हाई सी सेल बिफोर क्लियरेंस इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बिफोर क्लियरेंस इन इंडिया, any supplies made then on which then it would not be treated as supply as per पैरा 8 क्लॉज बी ऑफ शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 आपने कोट कर दिया, ठीक है। वो सप्लाई तो नहीं बोला जाएगा, जीएसटी के हिसाब से तो हमने यहाँ पे आंसर दे दिया। अगर आप जाते हो कस्टम्स में, कस्टम में जाइए वेयरहाउसिंग चैप्टर में। वेयरहाउसिंग चैप्टर में मैंने थर्ड पेज पे, अगर वेयरहाउसिंग चैप्टर में आप जाते हो तो थर्ड पेज पे मैंने सेक्शन, आई थिंक सेक्शन 59 के नीचे होगा, तो वेयरहाउसिंग चैप्टर अगर आपका कस्टम हुआ होगा तो, नहीं हुआ होगा तो आपका बाद में कवर हो जाएगा। तो वेयरहाउसिंग चैप्टर में अगर आप सेक्शन 59 के नीचे देखते हो तो मैंने वेयरहाउस सेल और हाई सी सेल लिया है। वेयरहाउस सेल में आपका जो प्राइस होता है
वो ओरिजिनल प्राइस लिया जाता है, यानी वेयरहाउस में अगर सेल हुआ तो ओरिजिनल इंपोर्टर का प्राइस लिया जाता है। लेकिन हाईसी सेल में, ओके, अगर आपको याद होगा तो हाईसी सेल में जो इंडिया का सेकंड प्राइस हुआ, क्योंकि इंडिया में एंटर होने के पहले वो बेचा गया, हाईसी सेल हुआ, इसलिए इंडिया का जो लास्ट प्राइस है वो लिया जाता है। वो अगर आपको दिख रहा होगा, बहुत अच्छा डिस्कशन था। तो अकॉर्डिंग टू कस्टम एक्ट सेक्शन 14, okay, value for the purpose of charging custom duty on imported goods is value at the time of importation, okay, that is at the time of filing bill of entry. Further, IGST on imported goods also levied at the time of filing bill of entry. In case of high sale, assessable value of imported goods for levy of custom duty and IGST on the basis of price paid by last high sale buyer who filed the bill of entry. Okay, तो आपका जो लास्ट ट्रांजेक्शन होगा वो लिया जाएगा। और भाई साहब ऐसा क्वेश्चन आया ना, ओके, तो दोनों आपको प्रोविजन याद होनी चाहिए, और दोनों प्रोविजन मैंने लिया यहाँ पे, जीएसटी में भी लिया और कस्टम्स एक्ट में भी हमने कवर किया है। तो जीएसटी में जो सेल होती है, लास्ट सेल, उस पर जीएसटी नहीं लगता है, पर उस पर वो लास्ट सेल पे कस्टम्स में बीसीडी और आईजीएसटी लग जाता है। कस्टम्स में लगता है बीसीडी और एसडी 37। आई होप आपको ये समझा होगा। ओके, तो चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन था, हाईलाइट करना, एग्जाम में आ सकता है। अब देखिए, ये क्वेश्चन स्टडी मैट में है, लेते हैं। XYZ consultancy registered in Bangalore supplied technical consultancy services to its clients. ठीक है, technical consultancy services to its client. It has been providing technical services to BA Limited, Mumbai since past 2 years. Consideration is settled by BA Limited assignment wise. ठीक है, BA Limited paid rupees 37 lakhs to XYZ consultancy on 10th January for XYZ consultancy agreed not to provide similar technical service to any other business entity in India. हाँ, बीए लिमिटेड ने यहाँ पे XYZ को पे किया 37 lakhs कि भाई ऐसा कोई टेक्निकल सर्विस इंडिया में किसी को नहीं दोगे। तो ये जो है यहाँ पे, और abroad for a period of 8 years, XYZ consultancy is of view that 37 lakhs is not chargeable to tax under GST law. You are required to examine whether the view taken by XYZ consultancy is valid in law. It may be noted that BA Limited is not ready to pay a further amount, any further amount XYZ in addition to the amount already agreed. चलिए, तो यहाँ पे आ जाइए शेड्यूल 2 में, आ जाइए शेड्यूल 2 में। शेड्यूल 2 में पैरा 5 में आओ। पैरा 5 में अगर आओगे तो आपको ए दिखेगा रेंटिंग, दूसरा दिखेगा कंस्ट्रक्शन इंटेंडेड फॉर सेल, तीसरा दिखेगा टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ आईपीआर, चौथा डिजाइनिंग डेवलपमेंट ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर, और उसके बाद दिखेगा एग्रीइंग टू और ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टू टॉलरेट एन एक्ट, टू डू एन एक्ट। वो पैरा दिखा सभी को? बोलिए यस सर। ओके, अब उसमें अगर आए तो अगर कोई भी कंपनी एग्री होती है कुछ ना करने के लिए, टॉलरेट करने के लिए, और उसका कंसिडरेशन लेती है, तो वो केस में वो सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाएगा। इससे रिलेटेड एक सर्कुलर लिया था कि वो एक्सप्रेसली अग्रीड होना चाहिए, इंसिडेंटल टू इवेंट नहीं होना चाहिए, एक्सप्रेसली अग्रीड होना चाहिए, जिसमें समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए। तो यस, ये एक्सप्रेसली अग्रीड है, XYZ कंसल्टेंसी अग्री कर रहा है कि हम ये सर्विस नहीं देंगे। तो ये सिचुएशन में यहाँ पे व्यू टेकन बाय XYZ कंसल्टेंसी इज इनकरेक्ट, और ये एग्रीइंग टू एन ऑब्लिगेशन में आता है, और एग्रीइंग टू एन ऑब्लिगेशन में आता है, तो ऐसे, और उसमें क्लियर एक्सप्रेस एग्रीमेंट है बिटवीन देम, तो ऐसे केस में लायबल टू जीएसटी होगा। आंसर लिखते वक्त अगर आपने शेड्यूल 2 पैरा 5 रीड विद सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन, ये पॉइंट में डालना है कि वो एक्सप्रेसली एग्रीड है। ओके, एक्सप्रेसली एग्रीड है, रीड विद सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन। इसका सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन भी हमने देखा था शेड्यूल 2 के बाद, आपने वो चार्ट बनाया होगा तो ओके, याद आ रहा है? तो यस, वो सिचुएशन में जहां तक है इस पे जीएसटी आएगा, लायबिलिटी आएगी। क्वेश्चन अच्छा था। ओके, चलो चलिए 15 नंबर का देखते हैं। मिस्टर राजू एंड मिस्टर आदित्य आर रनिंग अ पार्टनरशिप फर्म एंड हैविंग गुड्स S&T इन अ स्टॉक। अच्छा, पार्टनरशिप फर्म है, गुड्स में भी स्टॉक में पड़ा हुआ है। They decide to dissolve the partnership firm and the goods S&T are taken over by Mr. Raju and Mr. Aditya retrospectively. Business is not continued further. Whether such takeover of stock is considered as a supply? भाई साहब, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। चलिए, ओके, कुछ समझा नहीं सर, ये कहा ओके पूरा जब एग्जाम में बैठे और ऐसा क्वेश्चन आ गया। ओके, एग्जाम में आखिरी पेपर आईडीटी, एग्जॉस्ट हुए आखिरी पेपर देना है, कैसे तो भी अगर आप 6 पेपर दोगे, ओके नहीं अभी आखिरी पेपर नहीं, सॉरी, अब ये न्यूज़ स्कीम में आखिरी पेपर नहीं है, न्यूज़ स्कीम में ये जो है 7 पेपर रहेगा। ओके, और उसके बाद सॉरी 6 पेपर रहेगा,
टोटल 7 पेपर है आपको, तो ये 6 पेपर रहेगा न्यू स्कीम में। अब ये जो है याद आना चाहिए कहाँ पढ़ा कहाँ पढ़ा कहाँ पढ़ा आईडीटी, तो भाई साहब बता देता हूँ। आ जाइए शेड्यूल, क्लिक होता होगा तो आ जाइए शेड्यूल 2 में। शेड्यूल 2 में आ जाओ पैरा 4 में। पैरा 4 का टाइटल है बिजनेस असेट। अगर आपने चार्ट बनाया होगा तो इमीडिएटली आपको याद आ जाएगा बिजनेस असेट। उसमें क्लॉज है सी क्लॉज है कि इफ यू सीजेस टू बी ए टैक्सेबल पर्सन। सर कहाँ लिखा है सीजेस टू बी ए टैक्सेबल पर्सन? नालायक को कुछ तो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे ना। पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है, ओके, और डिसॉल्व हो रही है मतलब ही उसको रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना पड़ेगा मतलब ही वो सीजेस टू बी ए टैक्सेबल पर्सन रहेगा। अगर वो सीजेस टू बी ए टैक्सेबल पर्सन होगा तो वो सिचुएशन में यहाँ पे जो भी बिजनेस असेट होगी, बिजनेस असेट, गुड्स इन अ बिजनेस असेट, फिर कैपिटल हो या स्टॉक हो, वो डीम टू बी सप्लाई माना जाएगा। तो यस बेटा, ओके, ये पैरा 4C शेड्यूल 2 के हिसाब से डीम टू बी सप्लाई माना जाएगा। एक्सेप्ट, इसके दो एक्सेप्शन है, ओके, अगर गोइंग कंसर्न कोई कंटिन्यू करता है तो नहीं, और यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव कंटिन्यू करता है तो नहीं। लेकिन यहाँ पे दोनों ने डिसॉल्व कर दिया और कोई कंटिन्यू नहीं कर रहा है पार्टनरशिप फर्म को, दोनों अपना स्टॉक बांट रहे हैं। तो ख्याल रहे, बहुत सी बार पार्टनरशिप फर्म जब डिसॉल्व होती है तो प्रैक्टिस में भी आपको ध्यान रखना पड़ता है कि असेट जो भी होगी और रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, ये बहुत लोगों को ख्याल नहीं रहता है, वो डीम टू बी सप्लाई माना जाएगा। तो ये इट इज ट्रीटेड एज डीम टू बी सप्लाई लायबल टू जीएसटी। एक ऑथर नोट मैंने ये दिया है, और ये ऑथर नोट ये है कि शेड्यूल 2 में ये जो क्लॉज ये ना वैलिड क्लॉज नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि शेड्यूल 2 का काम जस्ट क्लासिफिकेशन है, सप्लाई बोलना नहीं है, और उसमें बोल दिया डीम टू बी सप्लाई। तो मेरी ऑथर नोट जस्ट पढ़ने के लिए ठीक है, पर आपको एक बात बता दूं, अभी तो आपको एग्जाम में लिखना है कि वो सप्लाई माना जाएगा। वो तो डीम सप्लाई बोला जाएगा ना बेटा। ओके, कहाँ करेक्शन है? हेंस इट इज ट्रीटेड एज सप्लाई। वो तो सप्लाई है ना बेटा। क्यों? क्योंकि डीम सप्लाई ओके, आपका सजेस्ट टू बी टैक्सेबल पर्सन है, तो उसे सप्लाई माना जाएगा शेड्यूल 2 के हिसाब से। डन। चलो, ये क्वेश्चन देखा हमने। Satyam printer is a printing house registered under GST. It received the order for printing 5,000 copies of books on yoga and meditation authored by well-known yoga guru. The content of book is provided by yoga guru to Satyam printers. It is agreed that Satyam printers will use its own paper to print the said book. You are required to determine the rate of GST applicable on supply of printed book by Satyam printer, assuming the rate of GST applicable on services 18%, whereas rate of GST on supply of goods. चलिए, आप आ जाओ कंपोजिट मिक्स सप्लाई में। उसमें चैप्टर के आखिरी में मैंने एक क्लैरिफिकेशन लिया था, और क्लैरिफिकेशन ये लिया था प्रिंटिंग ऑफ बुक्स का। नहीं, याद मत करो, जाओ वहां पे देखो, मैपिंग करो। मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जितनी ज्यादा मैपिंग करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो अगर आप उसमें जाते हो ओके, यहाँ पे तो प्रिंटिंग ऑफ बुक्स होगी, और दूसरा आपने देखा था इन्वोलप, जस्ट लोगो लगा लिया। बुक्स होगी तो मेन कंटेंट बुक्स का किसी और का है, प्रिंटर से प्रिंटिंग कर रहा है, ठीक है, वो फिजिकल इनपुट्स यूज कर रहा है पर जस्ट प्रिंटिंग कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में जो प्रीडोमिनेंट सप्लाई है, वो सप्लाई अगर हम देखें तो किसी और की बुक है, तो ऐसे केस में ये कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विस का माना जाएगा। और सप्लाई ऑफ सर्विस का माना जाएगा तो उसको 12% नहीं, क्या रेट लगेगा? 18% लगेगा। ऐसे इजी क्वेश्चंस आते हैं बेटा, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि जब आप रिवाइज करोगे तो मेरा चार्ट बुक और क्वेश्चंस इनफ आपका कॉन्फिडेंस ही बूस्ट कर देगा। नो डाउट इस बार का नोट्स वेल ऑर्गेनाइज मैंने बनाया हुआ है, पहले भी था पर इसको और मैंने इम्प्रोवाइज किया है, वेल ऑर्गेनाइज बनाया है, पढ़ने को भी आपको आसान है, रियली मज़ा आ रहा होगा आपका। नोट्स तो इस बार नो डाउट बहुत ओके पहले से भी इम्प्रोवाइज करके दी है, लेकिन यहाँ पे चार्ट और ये भी पढ़ा तो इनफ है। ओके, तो देखो, पहले मैंने इसमें कंपोजिट सप्लाई एक्सप्लेन किया, फिर सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन एक्सप्लेन किया कि भाई बुक्स, पैम्पलेट, ब्राउचर, एनवलप, एनुअल रिपोर्ट, लिफलेट, कार्टून बॉक्सेस प्रिंटेड विद लोगो, डिजाइन, नेम, एड्रेस एंड अदर कंटेंट सप्लाइड बाय द रिसिपिएंट ऑफ सच प्रिंटेड बुक्स आर कंपोजिट सप्लाई। सेक्शन 8 कहता है कि जो प्रिंसिपल सप्लाई उसमें क्लैरिफाई होगा, और सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन के हिसाब से बुक प्रिंटिंग जो है वो सप्लाई ऑफ सर्विस में जाएगी। डिस्कशन एंड कंक्लूजन कि ये सप्लाई ऑफ सर्विस में जाएगी और रेट 18%। अब देखो क्या है, अब एग्जाम के हिसाब से बताता हूँ, ये जो है मैंने आरटीपी का आंसर एज इट इज लिया है। आरटीपी का आंसर यानी अब यहाँ पे सिर्फ मेरे सब्जेक्ट में नहीं, सारे सब्जेक्ट में आपको ये एक्सरसाइज करनी पड़ती है कि यार
अगर थोड़ा इमेजिन तो करो, आपके विजन तो बनाओ। 2 सेकंड के लिए ये सोचो कि अगर मैं एग्जामिनेशन हॉल में होता, सुनो ध्यान से, अगर मैं एग्जामिनेशन हॉल में होता और मुझे सडनली ये क्वेश्चन आता तो क्या करता? आप कुछ नहीं करते, आप 2 लाइन में आंसर लिखते। क्या? एज पर सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन, एज पर सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन, प्रिंटिंग ऑन द बुक्स क्लासिफाइड एज ए सप्लाई ऑफ सर्विस और रेट इज 18%। इससे ज्यादा आपको कुछ भी याद नहीं आता और फिर आप कहते हो कि मार्क्स क्यों नहीं मिलते? भाई साहब, पहले एक्सपेक्टेशन देखो इंस्टीट्यूट की। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक बार पढ़ते हैं और डायरेक्ट एग्जाम पे पढ़ लेते हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट तो क्वेश्चन को डर के मारे हाथ ही नहीं लगाते और कि जान दो एग्जाम में देख लेंगे। भाई साहब, अगर ऐसा करोगे तो इतनी इंडिया की ये जो सबसे टफेस्ट एग्जाम और एक डिग्निटी वाली एग्जाम कैसे पास हो पाओगे? और गालियां इंस्टीट्यूट को मारोगे। जबकि आप देखो कि आप कैसा लिख रहे हो, आपका प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इन्होंने यहाँ पे, अगर तुम आरटीपी का आंसर देख रहे हो तो आपसे क्या क्या एक्सपेक्टेशन है? आपको इसकी लास्ट के 2 लाइन एक्सपेक्टेड नहीं है। आपसे एक्सपेक्टेशन जो है वो ये है कि आप कंपोजिट सप्लाई का मीनिंग बताओ। ये बताओ कि ये जो सप्लाई प्रिंटिंग के कंपोजिट सप्लाई है, इसमें प्रिंसिपल सप्लाई का बेस लिया जाएगा। चलो एज इट इज मत लिखो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वर्ड टू वर्ड लिखो, लेकिन पॉइंट्स तो लिखो। साइड में स्टिकी नोट से एक पेपर लो। ओके, ऐसा हिंदी में लिखो, पहले मुझे इस क्वेश्चन में कंपोजिट सप्लाई एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फिर मुझे लिखना पड़ेगा। हिंदी में लिखो तो बहुत मजा आएगा, अपने टीचर खुद बनो। ओके, कि फिर यहाँ पे मुझे कहना पड़ेगा कि ये प्रिंटिंग और पैम्पलेट वाउचर ये कंपोजिट सप्लाई है। तीसरा, मुझे ये बताना पड़ेगा कि प्रिंसिपल सप्लाई में क्लासीफाई होता है। फिर मुझे सीबीआईसी सर्कुलर बताना पड़ेगा कि बुक प्रिंटिंग ये सप्लाई ऑफ सर्विस में जाती है। और लास्ट में कंक्लूजन देना पड़ेगा। ये ऐसे अपने आप को सिखाओ, हिंदी में पॉइंट्स लिखो। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप वर्ड टू वर्ड लिख के देखो, पर एटलीस्ट पॉइंट्स का अरेंजमेंट ऑर्गेनाइज तो करो आंसर को अपने। सीधा एग्जाम में जाओगे, लिख लोगे, मजा आ गया मजा आ गया, नहीं बेटा, ऐसा नहीं चलता है। ओके, तो यस, यहाँ पे क्वेश्चनर डिस्कशन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, यहां हमने देखा इस क्वेश्चन को। यस, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। शिवाजी प्राइवेट लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड सप्लायर, supplies the following goods and services for a construction of building and complex. Excavator for required period of per hour rate, manpower for operation of excavator as per day। excavator दिया, वो excavate करता है soil, उसके साथ manpower दिया। soil testing and seismic evaluation as per sample rate। the excavator are invariably hired out along with operator, invariably hired out along with operator। मतलब जब जब भी एक्सकवेटर रेंट पे दिया जाता है, ऑपरेटर के साथ ही दिया जाता है। सिमिलरली एक्सकवेटर ऑपरेटर आर सप्लाइड ओनली व्हेन एक्सकवेटर इज हायर्ड आउट। या ऑपरेटर तभी दिया जाता है, ओके, खुद ही क्वेश्चन इतना क्लियर है, ऑपरेटर तभी दिया जाता है जब एक्सकवेटर रेंट पे जाता है। फॉर अ गिवन मंथ द रिसीव एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी ऑफ शिवाजी प्राइवेट लिमिटेड आर एज फॉलोज। हायरिंग चार्जेस ऑफ एक्सकवेटर 18 lakhs, सर्विस चार्जेस फॉर सप्लाई ऑफ मैन पावर ऑपरेशन ऑफ द एक्सकवेटर 20, soil testing charges 2,50,000. Compute the GST payable by Shivaji Private Limited for a given month. Assume the rate of GST, hiring of excavator 12%, supply of manpower and soil testing 18%. बहुत ही अच्छा, जाओ कंपोजिट सप्लाई में। कंपोजिट सप्लाई का मतलब होता है 2 or more सप्लाई विच आर नेचुरली बंडल्ड। हाँ, ख्याल रखना, कंपोजिट सप्लाई मतलब 2 or more सप्लाई विच आर नेचुरली बंडल्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड सप्लाइंग with conjunction of one another। और मिक्स सप्लाई मतलब 2 or more इंडिपेंडेंट सप्लाई सप्लाइड अंडर सिंगल प्राइस। एक अच्छी बात अब मैं यहां आपको बताऊंगा जो मुझे अभी क्लिक हुई, जो बताना चाहिए आपको। वो कौन सी बात? कंपोजिट सप्लाई में ये नहीं कहा है कि सिंगल प्राइस में होना चाहिए, जबकि मिक्स सप्लाई में क्लियर बोला है कि सिंगल प्राइस में होना चाहिए। पढ़ लो डेफिनेशन, आप ओपन करो कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन, वहां क्या बोला है? 2 or more टैक्सेबल सप्लाई नेचुरली बंडल्ड सप्लाइड इन कंजंक्शन विथ वन अनदर इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये नहीं बोला है कि सिंगल प्राइस में। मतलब अगर आप प्राइस अलग अलग भी लगाते हो, जैसा रेंटिंग का और मैन पावर का प्राइस अलग अलग भी लगाते हो, तो भी ये कंपोजिट सप्लाई में जाएगा, इवन दो यू सेपरेटेड द प्राइस। बट इफ इट इज अ नेचुरली बंडल्ड सप्लाइड इन कंजम्पशन विथ वन अनदर, तो वो कंपोजिट ही जाएगा। मतलब क्या? मतलब हायरिंग का रेट अलग होगा, हायरिंग का 12 होगा और मैन पावर का 18 होगा, तभी ये ओके जो प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? हायरिंग, तो ये 12% में ही क्लासिफाई किया जाएगा और हायरिंग का टेरिफ कोड लिया जाएगा। भाई साहब, ये समझा क्या? समझा होगा तो प्लीज 1 टाइप कीजिएगा। ओके, समझा होगा तो जो यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं 1 टाइप कीजिएगा, जो ओडीपीडी पे बाद में यूट्यूब पे देख रहे हैं वो मन में 1 टाइप कीजिएगा। तो ये जो है
ये इवन दो सेपरेट का लिखा गया, पर सिंगल प्राइस ये वर्ड का क्राइटेरिया कंपोजिट सप्लाई में नहीं है। ओके, जस्ट आप प्रूव कर दो कि वो कंपोजिट है तो वो दोनों मर्ज हो जाएंगे और वो सिचुएशन में दोनों को एक ही रेट लगेगा। हाँ, सॉइल टेस्टिंग ये कंपोजिट नहीं है और उसकी प्राइस भी अलग अवेलेबल है, तो सॉइल टेस्टिंग को उसका इंडिविजुअल रेट लगेगा क्योंकि उसकी प्राइस अलग अवेलेबल है। इसलिए हायरिंग को 12, ओके, मैन पावर ऑपरेशन को 12 और टेस्टिंग को, एक मिनट, इसको यहाँ पे करेक्शन कर लेना, यहाँ 18 करना और कैलकुलेट करो 18 से बराबर आ रहा है क्या वो 2,50,000 का 18% बराबर आ रहा है क्या अमाउंट 2,50,000 18% 45 अमाउंट बराबर है। ओके 18 यहाँ टाइपोलॉजिकल मिस्टेक होगी। ओके तो 45,000 बराबर है। चलो, तो ये जो था अच्छा प्रॉब्लम था, इन्होंने अच्छा पूछा यहाँ पे, आपके स्टडी मैट में है। चलो नेक्स्ट, चलो Mr. Kanjilal Adani is an oil exploration and production contractor. He is registered under GST in the state of Gujarat. He entered into a production sharing contract PSC with the government of Gujarat, wherein he gets the license to explore, exploit, sell the petroleum crude and natural gas from the government in Aliabet oil field in lieu of royalty and share in profit petroleum. Okay. In the month of June, Mr. Kanjilal Adani explored a petroleum reserve at Aliabet oil field. He got a portion of petroleum silt, non-taxable under GST, worth rupees 3 lakhs as a part of compensation. This petroleum silt is a part of cost petroleum as per contract entered with the government. Examine the taxability of petroleum silt received by Mr. Kanjilal Adani under the GST law. जाओ वो CBIC क्लैरिफिकेशन में, जिसमें हमने आखिरी में दिया हुआ है कॉस्ट पेट्रोलियम एंड प्रॉफिट पेट्रोलियम। तो देखो CBIC क्लैरिफिकेशन क्या कहता है, cost petroleum is not a consideration received by oil exploration production contract for the service provided by government under the production sharing contract and thus not liable per se. उसके ऊपर टैक्स नहीं आएगा। Reason for the same is that contractor carry exploration and production of petroleum for themselves and not as a service to government. They have acquired right to explore the exploit sell petroleum in lieu of royalty and share in the profit petroleum. तो जहां तक है कंपेंसेशन रिसीव्ड बाय मिस्टर कंजिलाल अदानी इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम सिल्ट, या आप कॉस्ट पेट्रोलियम भी कर सकते हो, तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। ओके, तो कॉस्ट पेट्रोलियम वाले मामले पे जीएसटी नहीं आएगा। हाँ, जहां तक प्रॉफिट पेट्रोलियम जो शेयर होगा अदानी का, तो उस पर जीएसटी आ सकता है। ओके, तो चलिए ये हमने देखा 20। अगर आप 22 पे आते हो, मिस्टर हैप्पी अ ह्यूज रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, Happy has a huge residential property located at a prime location in Mumbai, Maharashtra. He has let out the first and second floor, Mr. Peace residential purposes, in April. Mr. Peace surrender his tenancy rights to Mr. Seren for tenancy premium 10 lakhs on 1st June. Mr. Seren has also paid applicable stamp duty and registration charges on transfer of tenancy rights. Moreover, Mr. Seren has agreed to pay monthly rent 1 lakh to Mr. Happy, unregistered under GST. ठीक है, determine taxability of the transaction as involved in given case for the month of June. तो ध्यान देगा, टेनेंसी राइट वाले सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन पे जाओ। अगर आप टेनेंसी राइट्स वाले सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन पे जाते हो, तो शायद मैंने आखिरी में दिया है आपको टेनेंसी राइट्स का, ठीक है, तो वो वहाँ ओपन करो। ठीक है, वो टेनेंसी राइट में हमने क्या देखा था, इवन दो स्टैम्प ड्यूटी लग रही है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस लग रहे हैं, पर टेनेंसी राइट चार्जेस पे जीएसटी आएगा। ओके, ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट्स बोला जाएगा, और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होगी तो भी उसके टेनेंसी राइट्स पे जीएसटी आएगा। तो देखो सीबीआईसी, ओके, अब देखो यहाँ पे आपको तो सर्कुलर की 2-3 लाइनें याद आएगी, पर भाई साहब इंस्टीट्यूट के एक्सपेक्टेशन क्या है, इस एक्सपेक्टेशन पे फोकस करना है आपको, और फिर हिंदी में आपके ओन वर्ड्स में पॉइंट्स निकालने हैं। सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन, द एक्टिविटी ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट अगेंस्ट कंसिडरेशन स्क्वेयरली कवर्ड अंडर द सप्लाई एंड लायबल टू जीएसटी। मतलब आपको पहले सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन रेफर करना है।
उसके बाद में इंस्टीट्यूट का एक्सपेक्टेशन क्या है कि आप पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 2 भी रेफर करो। पैरा 2 ऑफ द शेड्यूल 2 आपको याद होगा तो लीज, रेंटल, ईजमेंट, ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, वो उसमें कवर किया है। ऑल्दो हाँ, ये वाला पॉइंट आपका हाईलाइट होना चाहिए। ऑल्दो स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैज बीन लेविड ऑन ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट, इट शैल बी स्टिल सब्जेक्ट टू जीएसटी। ये वाला तो ओके, सामने वाले परोसो उसको, जो पेपर चेकर है उसको ये वाला पॉइंट परोसो। भाई साहब, स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन की वजह से ये मत समझना कि जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे ही आपने हाईलाइट करके परोस दिया, मतलब अंडरलाइन करके परोस दिया, मार्क्स पक्के हो गए आपके। ओके, मार्क्स पक्के हो गए। merely because transaction or supply involve execution of document which may require registration, payment, registration fee, stamp duty would not preclude from the scope of supply। ये वाला पॉइंट अगर आपको ड्रॉप करना है तो ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि आपने ऊपर लिख दिया, आपने ऊपर लिख दिया, इसलिए ड्रॉप कर सकते हो। ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। हाँ, ये भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग में नहीं जाता है। ओके, वो टेनेंसी राइट रेंट में जाता है। ओके, तो ये वाला पॉइंट भी आपसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए वो शेड्यूल 3 अप्लाई नहीं होगा। Service provided by outgoing tenant by way of surrendering tenancy right against the consideration in the portion of tenancy premium liable to GST। ये वाला पॉइंट भी ड्रॉप कर दिया, क्योंकि ये आउटगोइंग का नहीं है। ओके, ये तो हमने टेनेंसी प्रीमियम आगे ट्रांसफर किया, तो ये भी ड्रॉप कर दिया आपने, तो भी चलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट सर्कुलर फर्दर क्लैरिफाइड दैट रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल dwelling for use as resident to unregistered person is exempt। grant of tenancy right in a residential dwelling for use of residence dwelling against tenancy premium or periodic rent or both to be unregistered is exempt। हाँ, तो इसके ऊपर जीएसटी तो आएगा, पर यहाँ पे फिलहाल एग्जम्पशन में है। ये खास बात क्या थी यहाँ ये प्रॉब्लम की, कि एक एग्जम्पशन है, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग यूज फॉर रेसिडेंस टू अनरजिस्टर्ड। तो उन्होंने कहा कि ये जो है अनरजिस्टर्ड को ट्रांसफर किया, अनरजिस्टर्ड को ट्रांसफर किया, तो ये टेनेंसी राइट लायबल टू जीएसटी है, बट फिलहाल एग्जम्प्ट है। क्योंकि इन्होंने, अगर मेन एक्टिविटी आपकी रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू अनरजिस्टर्ड एग्जम्प्ट होती है, क्योंकि रजिस्टर्ड के केस में तो रिवर्स आ जाता है, अनरजिस्टर्ड को दिया तो एग्जम्प्ट होता है, तो एग्जम्पशन में और डिटेल में पड़ा होगा। तो अनरजिस्टर्ड को अगर मेन रेंटिंग एग्जम्प्ट है तो उसका टेनेंसी राइट्स भी एग्जम्प्ट रहेगा। सॉरी 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 ओके, रेंटिंग ओके एग्जम्प्ट रहेगा, और उसका टेनेंसी राइट जो है लायबल टू जीएसटी, पर उसका मंथली रेंट एग्जम्प्ट रहेगा। सॉरी, मेरे से गलती होगी। ओके, आपका मेन रेंटिंग जो है वो तो एग्जम्प्ट रहेगा, पर उसका टेनेंसी राइट जो है वो टेनेंसी राइट से एग्जम्प्ट नहीं रहेगा, टेनेंसी राइट पे जीएसटी आएगा, पर आपका रेंट जो रहेगा वो एग्जम्प्ट रहेगा। ओके, तो सर इतना सारा कहाँ से लिखे? तो भाई साहब, इसमें से मेनली आपका जो मैंने बता दिया, स्टैम्प ड्यूटी वाला पॉइंट आना चाहिए, सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन आना चाहिए, और आपका ये पॉइंट भी आना चाहिए कि ठीक है, यहाँ पे आपका रेंज जो है वो एग्जम्प्ट रहेगा। चलो, तो ये था रिगार्डिंग टू टेनेंसी प्रीमियम, जो पॉइंट हमने यहाँ पे देखा। चलो नेक्स्ट यहाँ देखते हैं। चलिए बेटा, ये चैप्टर का ये जो डिस्कस करने लायक है, लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन हम, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए पूछा गया था, जितना मेरे को याद आता है। चलो यहाँ देखते हैं, प्रॉपरली सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करना। पावर इंजीनियरिंग लिमिटेड, a registered supplier, is engaged in providing expert maintenance and repair services for large power plant। सर्विस है, हाईलाइट करो, एक्सपर्ट एंड रिपेयर सर्विसेज फॉर लार्ज पावर पॉइंट। चलो रफ में पॉइंट्स लिखो, ये भी प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है, सिर्फ याद करने से याद नहीं आता है। लिखो फटाफट, मैं जो बोल रहा हूँ लिखो। सर्विस, मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, सर्विस, मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, ठीक है। Power plant that in the nature of immovable property, the maintenance repairs of IP, immovable property, situated all over India। The company has head office in Bangalore, Karnataka, and branch offices in other state। लिख दो, HO बैंगलोर में एंड ब्रांचेस अदर स्टेट में। लिखो फास्ट में, HO बैंगलोर में और ब्रांचेस अदर स्टेट में। The work is done in following manner, work is done in following manner। The company has self-contained mobile workshop which are a container truck। लिखो, वो लिखो। नेक्स्ट पॉइंट वहां लिखो, कंटेनर ट्रक ब्रैकेट में वर्कशॉप, वो ट्रक ही एक वर्कशॉप है। ओके, मोबाइल वर्कशॉप है। फिटेड आउट फॉर कैरिंग आउट द रिपेयर्स, मतलब सारे इक्विपमेंट्स ट्रक के साथ लगे हुए हैं,
सारे इक्विपमेंट ट्रक के साथ लगे हुए फॉर रिपेयर मेंटेनेंस, यानी इनको अगर कहीं रिपेयर मेंटेनेंस करना रहा तो इनके ट्रक के साथ वो इक्विपमेंट के साथ ट्रक जाता है, ठीक है। द ट्रक आर इक्विप विद द items like repair equipments, consumable tools, parts to handle wide variety of repair work. Okay. Truck is sent to the client location for carrying out repair work. क्या होता है, जब भी किसी से ऑर्डर मिलती है तो ट्रक को भेजा जाता है क्लाइंट साइड पे डायरेक्ट रिपेयर वर्क के लिए। डिपेंडिंग अपॉन द रिपेयर्स टू बी डन, द इक्विपमेंट, कंज्यूमेबल टूल, पार्ट्स आर यूज फ्रॉम ट्रक फ्रॉम द स्टॉक ऑफ सच आइटम कैरिड इन अ ट्रक। ट्रक के अंदर ही इक्विपमेंट्स होते हैं, कंज्यूमेबल्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, टूल्स होते हैं, और वही यूज किए जाते हैं। In some cases, standalone machine also sent to client premises in such truck for carrying out repair work. कभी कभी मशीन अटैच करके लिख दो वहां पे, sometimes machine also attached with truck for repair. Machine also attached with truck for repair. Customer is billed after the completion of repair work depending upon the nature of work and actual quantity of consumable parts etc. used for repair work. Billing जो होती है रिपेयरिंग के बाद कितना कंज्यूमेबल्स लगा, कितना वर्क हुआ, कितना आवर लगा, उसके बेस पर बिलिंग होती है। समटाइम ट्रक इज सेंट टू द कंपनीज ओन लोकेशन, हाँ, समटाइम्स ट्रक इज सेंट टू कंपनीज ओन लोकेशन इन अदर स्टेट फ्रॉम वेयर इट इज फर्दर सेंट टू क्लाइंट लोकेशन। कभी कभी वो अपने ही डीम डिस्ट्रिक्ट पर्सन के पास जाता है और वहां से क्लाइंट लोकेशन पे जाता है। वर्कआउट जीएसटी लाइबिलिटी मे बी सीजीएसटी और आईजीएसटी ऑफ पावर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड बैंगलोर ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एज प्रिस्क्राइब, रीड विद द फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 20XX। ये क्वेश्चन लिख कर देखना, ओके, मेरे समझाने के बाद भी लिख के देखना, क्वेश्चन अच्छा है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। नाउ मैं आगे बढ़ने के पहले एक सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन पे जाऊंगा, और वो सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन हमने कहाँ लिया था वो बताता हूँ। आपको याद होगा तो जो ट्रक है, ओके, यहाँ पे शेड्यूल 2 के बाद मैंने लिया होगा शायद, हाँ, शेड्यूल, एक मिनट, ट्रक वाला कंटेनर ट्रक वो रिपेयर के लिए जा रहा है, इसके लिए जा रहा है, शायद आखिरी में है शेड्यूल 2, एक डायग्राम होगी और वहाँ ट्रक जा रहे हैं। ओके, तो हमने ये देखा था कि ट्रक पे जीएसटी नहीं आता है। ओके, तो यहाँ पे जस्ट मिनट, हाँ, हमारे नोट्स में आपको मिलेगा शेड्यूल 3 के बाद, ठीक है, शेड्यूल 3 के बाद एक इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड ऑफ कन्वेंस, पढ़ो मेरे साथ, कन्वेंस का इंटर स्टेट मूवमेंट पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था, सुनिएगा, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर कन्वेंस इंटरस्टेट मूवमेंट बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन होते हैं, कन्वेंस का सप्लाई नहीं बोला जाएगा अगर कन्वेंस जा रहा था। फिर उसके बाद और एक सर्कुलर था कि उसके साथ अगर रिक्स टूल स्पेयर जा रहे हैं, उसके नीचे एक था, उसके साथ अगर रिक्स टूल स्पेयर जा रहे हैं तो वो सिचुएशन में वो भी सप्लाई नहीं माने जाएंगे। सबको दिखा? सबको दिखा तो यस बोलिएगा, सबको दिखा तो यस बोलिएगा। हमने ये देखा था कि रिक्स टूल जा रहे हैं, पढ़ा आपने, समझे, 2 मिनट पॉज करके पढ़ लेना, पर पढ़ लेना ये क्लैरिफिकेशन। अब देखो यहाँ पे इसके बेस पे हम समझने की कोशिश करते हैं। ट्रक सेंड टू ओन लोकेशन इन तमिलनाडु, खुद के ही लोकेशन को तमिलनाडु में भेजा गया। वैल्यू ऑफ आइटम्स कंटेन इन ट्रक 3 lakhs, वैल्यू ऑफ ट्रक 25 lakhs। ओके, तो अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो ट्रक जा रहा है, ये ट्रक आपकी लोकेशन पे जा रहा है, जिसमें आइटम्स है कुछ, हाँ, स्पेस नहीं बोला है, आइटम्स है कुछ, कुछ गुड्स जा रहा है, और ट्रक की वैल्यू खुद दी है। तो हमने वो क्लैरिफिकेशन देखो, ट्रक में, ट्रक के अंदर जो गुड्स है, एक्सेप्ट स्पेयर, रिग्स या इक्विपमेंट छोड़ के, ट्रक्स के अंदर जो गुड्स है अगर आपकी ही ब्रांच को जा रहे हैं तो वो डीम सप्लाई माने जाएंगे। तो इस पे जीएसटी आएगा, इस पे जीएसटी आएगा 3 lakhs, गुड्स पे आता है, प्रोवाइडेड दैट वो रिक्स टूल्स वगैरह नहीं होने चाहिए, पर ट्रक के वैल्यू पे जीएसटी नहीं आएगा एज पर सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन। डन, ए समझा होगा तो ए टाइप करो फटाफट, जो यहाँ पे मुझे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं। दूसरा, ट्रक सेंट टू क्लाइंट लोकेशन इन तमिलनाडु फॉर कैरिंग आउट रिपेयर्स, स्टैंड अलोन मशीन इज ऑल्सो सेंट इन ट्रक टू क्लाइंट लोकेशंस फॉर रिपेयर्स। वैल्यू ऑफ द आइटम कंटेन इन अ ट्रक, ट्रक के अंदर जो, अब ये जो ट्रक जा रहा है वो यहाँ पे क्लाइंट लोकेशन पे जा रहा है। ये क्लैरिफिकेशन जो अप्लीकेबल है वो बिटवीन डीडीपी है, मतलब डीडीपी में गुड्स ट्रांसफर होते हैं, तो वो सिचुएशन में सप्लाई माना जाएगा, ट्रक के वैल्यू पे जीएसटी नहीं आएगा। तो 3 लाख पे जीएसटी आएगा, और ये जो है वो उन लोकेशन इन तमिलनाडु जा रहा है। और कहाँ से जा रहा है? ओके, बंदा कहाँ का है? हेड ऑफिस कर्नाटका। और ठीक है, 1 मिनट पहले डिस्कस कर लेते फिर यहाँ पे। उसके बाद में ट्रक सेंट टू क्लाइंट लोकेशन इन तमिलनाडु फॉर कैरिंग आउट
repairs, standalone machine also sent to truck to client location for repairs. तो ध्यान रहे, अब ये डायरेक्ट क्लाइंट के प्लेस पे जा रहा है. अब क्लाइंट के प्लेस पे गुड्स को भेजना, ये सुनना, आपका क्लाइंट प्लेस पे क्या जा रहा है, आइटम कंटेन इन ट्रक, उसके बाद में स्टैंड अलोन मशीन जो अटैच, और वैल्यू ऑफ ट्रक 20 लाख. ये पॉइंट समझने का है. और यहां स्टूडेंट ने, जब ये प्रॉब्लम एग्जाम में पूछा गया, यहां स्टूडेंट ने मिस्टेक की. जब आप रिपेयर के लिए भेज रहे हो तो आपका क्लाइंट को डायरेक्ट बिल बनेगा, और क्लाइंट को जब डायरेक्ट बिल बनेगा, ध्यान सुनिएगा, तो अब उसके केस में आपका बिल रिपेयर का बनेगा. तो अब वो रिपेयर में, हाँ ध्यान सुनिएगा, आप कोई आइटम्स का बिल नहीं बनाओगे क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट ही रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट है. पहली बात तो ये मशीन जो जा रही है अटैच, इस पे जीएसटी नहीं आएगा, ट्रक पे भी जीएसटी नहीं आएगा, और जो आइटम्स जा रहे हैं उस पर भी जीएसटी नहीं आएगा. सर जो आइटम्स जा रहे हैं उसके ऊपर जीएसटी क्यों नहीं आएगा? ओके, बताता हूं. क्योंकि आपकी जो बिलिंग होगा वो बिलिंग आपका सर्विस का होगा, रिपेयर सर्विस का होगा ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी. वो रिपेयर सर्विस में आइटम की कॉस्ट इंक्लूडेड ही रहेगी. इसलिए आप आइटम नहीं बेच रहे हो कस्टमर को, वो तो आपके ट्रक के साथ जा रहे हैं कंज्यूमेबल्स, आप सर्विस का पैसा लगा रहे हो. तो नो डाउट आगे वो आएगा कि कितने सर्विस का पैसा है, वो आदमी देखेंगे. ट्रक सेंट टू क्लाइंट इन कर्नाटका फॉर कैरिंग आउट रिपेयर्स, वैल्यू ऑफ आइटम कंटेन इन ट्रक 1,06,000 एंड वैल्यू ऑफ ट्रक 20 लाख. ये 20 लाख पे भी जीएसटी नहीं आएगा. बिलिंग ऑफ रिपेयर टू बी डन आफ्टरवर्ड डिपेंडिंग अपॉन द एक्चुअल आइटम. अगर ऊपर का आपने केस स्टडी पढ़ा होगा तो हम आइटम नहीं बेच रहे, हम बिलिंग रिपेयर्स की कर रहे हैं. और रिपेयर्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, गुड्स इन्वॉल्व है तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में क्लासीफाई होता है. वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देखो, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि कोई भी रिपेयर्स, कंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन वगैरह इमूवेबल प्रॉपर्टी पे किया और जिसमें गुड्स इन्वॉल्व है तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, वो सप्लाई ऑफ सर्विस पे कॉन्ट्रैक्ट में जाता है. आई होप आपको समझ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ. इसलिए इवन तो उन्होंने अलग अलग आइटम्स के वैल्यू दिए, पर हमारा आउटवर्ड बिल आइटम का है ही नहीं, हमारा आउटवर्ड बिल सर्विस का है. ठीक है. इनवॉइस रेस फॉर रिपेयर वर्क कैरिड आउट इन तमिलनाडु इंक्लूडिंग द इनवॉइस फॉर रिपेयर डन वर्क डन इन बी. ओके, वर्क डन इन बी वो कितना है, 70 लाख. और उसके बाद में इनवॉइस रेस फॉर रिपेयर वर्क कैरिड आउट इन कर्नाटका, वो 12 लाख है. कर्नाटका इन 12 लाख है. तो ऐसे सिचुएशन में जीएसटी रेट रिपेयर वर्क का दिया है, ट्रक का दिया है, और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी दिया है. ओके, रिपेयर सर्विस का रेट उन्होंने 12% दिया है और यहाँ पे 18% दिया है. यू आर रिक्वायर्ड टू मेक, हाँ जस्ट मिनट. अब यहाँ पे एक आपसे क्या एक्सपेक्टेशन था, क्वेश्चन बड़ा अच्छा था. पहली बात तो आप ये समझ गए होंगे कि उसने बिलिंग किया है और बिलिंग रिपेयरिंग का किया है, और ये रिपेयरिंग इंडिविजुअल रिपेयर सर्विस में जाएगा या वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा. इंडिविजुअल रिपेयर सर्विस का रेट जो दिया गया उन्होंने 12% दिया है, 6,612, और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का रेट दिया 18%. भाई साहब अगर उसमें आइटम यानी गुड्स मटेरियल इन्वॉल्व है और इसमें भी मटेरियल इन्वॉल्व है, ओके, और आपका आउटपुट रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट है तो वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में जाएगा. और अगर ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में जाएगा तो रेट वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के यानी 18% लगेंगे. यू आर रिक्वायर्ड टू मेक सुटेबल एजम्पशन. ये आरटीपी 2018 में क्वेश्चन पूछा था. तो देखिए आपने पहले केस में तमिलनाडु में भेजा, आईजीएसटी लगेगा. ओके, क्योंकि आप जो है, आप कहाँ पे हो, तो आप जो आपका कर्नाटका बैंगलोर में हेड ऑफिस है, और आपने तमिलनाडु अदर स्टेट में भेजा तो वो केस में आपका आईजीएसटी लगेगा. आईजीएसटी 12% से आइटम पे लगेगा. ट्रक की बात होगी तो ट्रक पे जीएसटी नहीं आएगा. दूसरे केस में आपने मशीन भेजी, स्टैंड अलोन मशीन, वो भी सर्कुलर के हिसाब से जीएसटी नहीं आएगा. ओके, क्योंकि जहां तक देखा जाए आपकी मशीन जा रही है, पर आप मशीन थोड़ी बेच रहे हो, मशीन पे जीएसटी थोड़ी लगाएंगे. आप आइटम थोड़ी बेच रहे हो, आप ट्रक थोड़ी बेच रहे हो, तो जीएसटी वहां पे भी नहीं लगेगा. थर्ड केस में आपने जो कंटेनर गुड्स भेजे, आइटम्स, ओके, कर्नाटका, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा. क्यों? क्योंकि आपका बिलिंग जो है वो रिपेयर्स का है, बेचने का बिल नहीं है. हाँ, रिपेयर्स में आपको 18% एज अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, ओके, यहाँ पे, और 18% वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पे, ओके, आपके वैल्यू पे जीएसटी लगेगा. ओके, और पहले केस में आईजीएसटी लगेगा तमिलनाडु में, और कर्नाटका बैंगलोर, ओके, सेम स्टेट है इसलिए सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा. सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा. और इसकी नोट्स इंपॉर्टेंट बेटा नोट्स है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपने लिख कर नोट्स के साथ देखना. क्वेश्चन बड़ा अच्छा है. ओके, इसमें अगर ये क्वेश्चन आया तो स्टूडेंट से होने वाली मिस्टेक, पहले तो ये ट्रक वाला उसको याद ही नहीं आएगा. पहले वाले में आइटम पे मैंने जीएसटी इसलिए लगाया क्योंकि वो डीडीपी में आता है. दूसरे वाला वो डीडीपी में नहीं जा रहा है,
तीसरा वाला डीडीपी में नहीं जा रहा, डायरेक्ट क्लाइंट प्लेस को जा रहा है, और क्लाइंट प्लेस को हम आइटम का बिलिंग ही नहीं कर रहे हैं, क्लाइंट प्लेस को हम रिपेयर का बिलिंग कर रहे हैं, और उस रिपेयर सर्विस में आइटम्स यूज कर रहे हैं, उस रिपेयर सर्विस में आइटम यूज कर रहे हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा और उस पर जीएसटी आएगा। क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, एक बार आप खुद रीड करना, पूरे सब चीजें टेबल बना के देखना, सॉल्व करके देखना, पूरे पूरे ये चैप्टर में मैं यही एक प्रॉब्लम कहूंगा कि आप लिख के देखना जरूर, ओके पूरा, और इसकी नोट्स का रेफरेंस, ओके नीचे नोट्स पढ़कर लिखना, शॉर्ट में हो सके तो शॉर्ट में भी करने की कोशिश करना, ओके शॉर्ट में भी कोशिश करना। तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पे वैल्यू, और हाँ नो डाउट इसमें सेक्शन 28 रूल 28 का रेफरेंस लिया, वो वैल्यूएशन में मैं पढ़ाऊंगा, ओके रूल 28 प्लेस ऑफ सप्लाई का रेफरेंस लिया, आईजीएसटी एक्ट का लिया, वो आईजीएसटी एक्ट में पढ़ाऊंगा, अभी जस्ट पढ़ लो, बाकी ये प्लेस ऑफ सप्लाई वगैरह में आईजीएसटी एक्ट में सेक्शन 10 आपको पढ़ाऊंगा। देन जो जो रेफरेंस आप हमने पढ़े वो तो आपने याद रखना, जो रेफरेंस आगे के चैप्टर है तो उसमें कवर करूंगा। तो ये था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे आप जरूर करके जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से हमने यहाँ ये खत्म किया आज का डिस्कशन। क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था, लास्ट वाले क्वेश्चन पे आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। चलिए तो यहाँ रुकते हैं और आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, गुड डे, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है।